कहानी की शुरुआत एक सुनसान फैक्ट्री से होती है, जहां एक गैंग ने शाओयोंग को ज़ोंबियों से भरे पिंजरे के ऊपर बांध रखा था। गैंग लीडर ने कहा कि उसके सारे दोस्त मर चुके हैं और अब उसके जिंदा रहने का कोई कारण नहीं है। लेकिन शाओयोंग के लिए ये सब उसकी गलती नहीं थी, बल्कि उस औरत की थी। नफरत से उसने सोचा कि उस औरत को सबसे घटिया मौत मिलनी चाहिए। उधर वो औरत एक बड़े से आदमी के गले लगकर मजाक उड़ा रही थी। कह रही थी कि देखो, ये फिर मुझे धमका रहा है, और ये भी बोल रही थी कि चाहे जितना उसे टॉर्चर करो। यहाँ तक कि उसने शाओयोंग का मजाक उड़ाते हुए उसका शुक्रिया भी किया, क्योंकि जिन सप्लाईज को वो बेस में छुपा कर रखता था, उन्हें लूट कर अब ये लोग कुछ महीनों तक आराम से जी पाएंगे। थोड़ी देर बाद गैंग वालों ने शाओयोंग को जोम्बियों वाले पिंजरे में फेंक दिया। बंधा होने की वजह से वो खुद को बचा नहीं सका और जोम्बियों के झुंड ने उसे बेरहमी से नोच डाला। उस खौफनाक पल में शाओयोंग ने कसम खाई कि अगर उसे एक और मौका मिला तो चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, वो क्वीजिंग को जरूर मारेगा। अचानक वो पसीने से तरबतर अपने घर के सोफे पर जाग गया। ये सब सिर्फ एक डरावना सपना था। तभी क्विजिंग सामने आई और डिमांड करने लगी कि उसकी प्रॉपर्टी डीड पर अभी तक उसका नाम क्यों नहीं है। ये सबूत है कि वो उससे सच्चा प्यार नहीं करता। शाओयोंग उलझन में था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसे एहसास हुआ कि वो अपोकैलिप्स शुरू होने से पहले के टाइम पर वापस आ चुका है। उसने उस भयानक भविष्य को बहुत अच्छे से याद रखा था। उस दुःस्वप्न में क्विजिंग ने उसे धोखा दिया था, मासूम बनने का नाटक करके उसका भरोसा जीता और फिर गद्दारी करके उसके दुश्मनों को बेस पर हमला करने दिया। उसी की वजह से उसने सब कुछ खो दिया, सड़क पर आ गया और ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स में जीने के लिए जूझना पड़ा। जब दुनिया तबाह हो रही थी, तब उसे असली दोस्त मिले, जिनके साथ वो जिंदा रहा। लेकिन क्विजिंग की गद्दारी कभी नहीं भूला। अब फिर से अतीत में लौटकर उसने देखा कि क्विजिंग अब भी वही शिकायतें कर रही थी और प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग रही थी। शाओयोंग ने नफरत से सोचा कि चाहे कोई भी टाइमलाइन हो, ये औरत हमेशा घटिया ही रहती। उसने ठान लिया कि इस बार वो इमोशनल होकर गलती नहीं करेगा। क्विजिंग ने उसे एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया सब सुलझाने के लिए, लेकिन उसने उसे घर से धक्का देकर बाहर निकाला और बोला कि वो सब संभाल लेगा। फिर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। बाहर खड़ी क्विजिंग यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि अब भी क्या हुआ। उसे लगा था कि शाओयोंग हमेशा उसकी मुट्ठी में रहेगा, एक नौकर की तरह। लेकिन अब शाओयोंग पूरी तरह जाग चुका था और जानता था कि वो औरत असल में क्या है और आगे चलकर क्या होने वाला है। क्लॉक की तरफ देखते हुए शाओयोंग को याद आया कि बस एक महीना बचा है उस ग्लोबल तबाही के लिए, जो दुनिया को एक बुरे सपने में बदल देगी। उसने ठान लिया कि तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। तभी उसके सामने अचानक एक गेम जैसा सिस्टम विंडो प्रकट हुआ। उसे एहसास हुआ कि अपोकलिप्स सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। सिस्टम ने उसे टास्क्स की लिस्ट दी, जिन्हें जल्दी पूरा करना होगा। पहला मिशन था अपोकैलिप्स की तैयारी। इसके लिए उसे जमीन खरीदनी थी और इतना सामान इकट्ठा करना था कि कम से कम 1 साल तक जिंदा रह सके। इस मिशन का रिवॉर्ड था 10 पॉइंट्स, जिन्हें सिस्टम शॉप में सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। शॉप को देखते हुए शाओयोंग को दिखा कि 20 पॉइंट्स में फिजिकल एनहांसमेंट पोशन, 2 पॉइंट्स में लेवल 1 सर्वाइवल किट और 10 पॉइंट्स में लेवल 1 प्रोटैगनिस्ट बॉक्स मिल सकता है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने तय किया कि इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा। उसने अपनी पुरानी लाइफ को याद किया, जो बेवजह और गैर जिम्मेदार थी। लेकिन अब वो जानता था कि सिर्फ 1 महीने में ज़ॉम्बी प्रकट होंगे और उसके पास वक्त बहुत कम है। उसने सोचा कि आखिरी बार थोड़ा लग्जरी एंजॉय कर लें और एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने चला गया। वहां उसने ऐसे ऐसे डिशेस ऑर्डर किए जो उसने कभी नहीं चखे थे और उन्हें ऐसे खाया जैसे ये उसकी जिंदगी का आखिरी नॉर्मल खाना हो। तभी उसके फोन पर कॉल आया। ये शुया थी, क्विजिंग की फ्रेंड। शाओयोंग तुरंत समझ गया कि क्विजिंग ने इसको भी शिकायतें की होंगी। कॉल उठाते ही शुया गुस्से में चिल्लाने लगी कि प्रॉपर्टी पर क्विजिंग का नाम क्यों नहीं है। उसने कहा कि ये तो बस एक टेस्ट था और शाओयोंग फेल हो गया। फिर उसने डिमांड की कि तुरंत 1 मिलियन क्विजिंग के अकाउंट में ट्रांसफर करे और घुटनों पर बैठकर माफी मांगे, वरना ब्रेकअप के लिए तैयार रहे। शाओयोंग को यह सब बेहद हास्यास्पद लगा और उसने कॉल काट दी। उसे पता था कि इन लोगों पर और वक्त बर्बाद नहीं करना है, उसे सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना है। उसका पहला टारगेट था एक जमीन खरीदना, जहां वो ज़ॉम्बियों और इंसानों दोनों से बचने के लिए एक सिक्योर फोर्ट्रेस बना सके। बाद में वो एक रियल एस्टेट एजेंसी पहुंचा। वहां रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि वो घर खरीदना चाहता है या किराए पर लेना। शाओयोंग ने कहा, नहीं, इनमें से कोई नहीं। मैनेजर ने उसकी ड्रेस देखकर रिसेप्शनिस्ट को अंदर बुलाया और बोला कि जाओ, प्रोडक्ट्स रीस्टॉक करो, तुमने पिछले कुछ दिनों में कुछ नहीं सीखा। उसने कहा कि शाओयोंग असली कस्टमर नहीं हो सकता क्योंकि उसके कपड़े बहुत साधारण हैं और ये सब टाइम वेस्ट कर रहा है। मैनेजर ने ताना मारते हुए कहा कि शाओयोंग की औकात में तो बाथरूम किराए पर लेना भी मुमकिन नहीं है, और कसम खाई कि अगर वाकई उसके पास घर खरीदने लायक पैसे हुए तो वो डर्ट खा लेगा। शाओयोंग फिर भी शांत रहा और हल्की मुस्कान के साथ बोला कि बाद में वो उसे कुछ ताज़ा खिलाएगा। फिर उसने समझाया कि वो न तो घर किराए पर लेने आया है और न ही बेचने या खरीदने, बल्कि जमीन खरीदने आया है। जब उसने अपनी ब्लैक कार्ड दिखाई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रिसेप्शनिस्ट तुरंत पलटकर उसकी मदद करने आई और बोली कि मेरे साथ आइए, मैं आपको डिटेल में अवेलेबल लैंड प्लॉट्स दिखाती हूँ। उधर मैनेजर अब भी अड़ा रहा कि शाओयोंग सिर्फ दिखावा कर रहा है, उसके पास सच में पैसे नहीं है।
फिर भी एजेंट ने एक कैटलॉग खोलकर अलग अलग लोकेशन, उनकी खूबियां और कमजोरियां बताना शुरू किया ताकि वो सही जगह चुन सके। श्योयोंग ने कहा कि उसे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बस सीधा ऐसी जगह बताओ जो उसके रिक्वायरमेंट से मैच करती हो। उसने साफ बोला कि उसे पहाड़ और पानी के पास जमीन चाहिए, बेस्ड होगा अगर कोई नदी भी हो, और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन आसान हो, यहाँ तक कि वहाँ फैक्ट्री भी बन सके। मैनेजर जू ने बीच में टोका और बोला कि ये रिक्वायरमेंट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट वाली प्लॉट से मैच करते हैं, लेकिन एजेंट औरत ने कहा कि वहां तो अधूरी पड़ी फैक्ट्रियां हैं जिन्हें किसी भी सीरियस कस्टमर को बेचना नामुमकिन है। मैनेजर जू फिर से उसे नीचा दिखाने लगा कि श्याओयोंग बस बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है और उसे खरीदने का इरादा ही नहीं है। लेकिन श्याओयोंग ने सीरियस होकर पूछा कि क्या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट सच में उसके रिक्वायरमेंट पर खरा उतरता है। एजेंट ने हाँ में जवाब दिया और समझाया कि वहां सिर्फ अधूरी फैक्ट्रियां हैं जिनकी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम अभी तक हल नहीं हुई। श्याओयोंग ने गहराई से सोचा और समझा कि असल में वही जगह उसके लिए परफेक्ट है। लोकेशन डिफेंसिव है, वहां पहुंच पाना मुश्किल है, और फैक्ट्री पहले से अधूरी बनी हुई है, तो उसे नई शुरुआत करने की बजाय अधूरी बिल्डिंग को पूरा करना पड़ेगा, जिससे काफी पैसे बचेंगे। उसने तुरंत तय किया और बोला कि वही जमीन चाहिए, और पूछा कि क्या अब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पेमेंट कर सकता है। एजेंट थोड़ी कंफ्यूज लेकिन हाँ कर गई, और तब हैरान रह गई जब उसने सचमुच 30 मिलियन पेमेंट कर दिया। मैनेजर जू हंसते हंसते पागल हो गया कि इतना बड़ा डिपॉजिट भरना असंभव है। लेकिन जब ट्रांजैक्शन पूरा हो गया तो पूरी एजेंसी उसके पीछे पड़ गई कि अब अपनी कसम पूरी कर और डर्ट खा। लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग तक करने लगे जबकि मैनेजर बुरी तरह बौखला गया। श्याओयोंग ने चैन की सांस ली कि उसने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है। एपोकलिप्स की तैयारी के लिए टेरिटोरी सुरक्षित कर ली। हालांकि उसने सोचा कि बहुत पैसा खर्च हो गया है, लेकिन अब और कमाना पड़ेगा ताकि साल भर का सामान इकट्ठा कर सके। इसी दौरान शुएक्संग एजेंसी पहुंचा और हंगामा देखा। उसे अजीब लगा कि सब मैनेजर को उसकी शर्मनाक कसम पूरी करने पर मजबूर कर रहे हैं। शहर के दूसरी तरफ क्यूजिंग अपने बेकार कामों में लगी हुई थी जब शू सांग का कॉल आया। उसने बताया कि श्याओयोंग ने 30 मिलियन देकर एक जमीन खरीदी है। क्विजिंग सदमे में पड़ गई और गुस्से से पूछने लगी कि इतने पैसे उसके पास आए कहां से। शू सांग ने समझाया कि शायद उसने उनके एंगेजमेंट के लिए जो पैसे बचाए थे उन्हीं का इस्तेमाल किया। क्विजिंग आगा बुला हो गई और पक्का मान बैठी कि श्याओयोंग ने उसका पैसा चुरा लिया। शू सांग ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि जाओ उसे बात करके समझो, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और बोली कि श्याओयोंग उसके खिलाफ बगावत कर रहा है, वो उसे इंटरनेट पर एक्सपोज कर देगी। उधर श्याओयोंग घर पर बैठा ठंडे दिमाग से अपने अगले कदम सोच रहा था। उसे पता था कि साल भर के लिए सप्लाई खरीदने के लिए और पैसे चाहिए। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक हुई। बाहर क्विजिंग और उसकी दोस्त शुया खड़ी थी। क्विजिंग चीखते हुए बोली कि उसने उसकी मर्जी के बिना उसका पैसा जमीन पर कैसे खर्च कर दिया। श्याओयोंग झल्लाकर बोला कि पैसे उसके हैं, उसके नहीं, और अब उसके ऊपर एक सेंट भी बर्बाद नहीं करेगा। उसने यहां तक ताना मारा कि मदद चाहिए तो अपने प्यारे शूसंग से मांग ले। क्विजिंग हैरान रह गई कि उसे उनके अफेयर के बारे में कैसे पता चला। शुया ने बीच बचाव करने की कोशिश की कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, लेकिन श्याओयोंग ने साफ बोल दिया कि इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। असलियत ये है कि वो और क्विजिंग कभी कपल थे ही नहीं और उसकी किसी भी चीज पर उसका कोई हक्का नहीं था। इसके बाद उसने दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया बिना उन्हें और बहस का मौका दिए। कॉरिडोर में खड़ी क्विजिंग स्टन्ड थी। ये समझने की कोशिश कर रही थी कि श्याओयोंग को उसके शूसंग वाले सीक्रेट अफेयर के बारे में कैसे पता चला। जैसे ही वो लिफ्ट में नीचे गई, शुया ने उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए पूछा कि क्या सच में वो शूसंग से मिल रही है। क्विजिंग ने कंफर्म किया कि हाँ, वो कई बार मिल चुके हैं, लेकिन शुया कोई सच्ची दोस्त नहीं थी। उसके दिमाग में चैलेंज चल रही थी। उसे लगा कि श्याओयोंग और क्विजिंग की ये लड़ाई उसके लिए एक परफेक्ट मौका है। वो तय कर चुकी थी कि इस सिचुएशन का फायदा उठाकर श्याओयोंग उसका पैसा और यहाँ तक कि उसकी नई जमीन भी हथियानी है। कुछ देर बाद श्याओयोंग अपनी नई प्रॉपर्टी पर पहुंचा। वो अधूरी फैक्ट्री के नक्शे देख रहा था। उसने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया था ताकि उसे पूरा करके एक असली किला, फोर्ट्रेस बनाया जा सके। वो इंजीनियर से डिटेल में बात कर रहा था। दीवारें और मजबूत चाहिए, गार्ड टावर्स चाहिए, बार्ब्ड वायर चाहिए, ब्लास्ट रेजिस्टेंट स्टील डोर्स चाहिए और खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ ग्लास। इंजीनियर ने हैरानी से पूछा कि आखिर इतनी सिक्योरिटी क्यों चाहिए। श्याओयोंग ने सीधा जवाब दिया कि ज्यादा सवाल मत करो, बस ये बताओ कि 1 महीने में प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है या नहीं। इंजीनियर ने कहा कि बिना एक्स्ट्रा पैसे और मैन पावर के ये लगभग नामुमकिन है। श्याओयोंग ने दृढ़ता से कहा कि तरीका निकालो, मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूंगा। इंजीनियर ने कहा कि इसके लिए कम से कम 20 मिलियन और चाहिए, जिनमें से 5 मिलियन एडवांस देना होगा। श्याओयोंग ने तुरंत मान लिया और बोला कि आज ही ट्रांसफर कर दूंगा, और अगर पेमेंट नहीं कर पाया तो जमीन कॉन्ट्रैक्टर की हो जाएगी। डील पक्की हो ही रही थी कि अचानक शुया वहां आ गई। उसने नकली चिंता दिखाते हुए श्याओयोंग पर लदने की कोशिश की। अंदर से श्याओयोंग ने लंबी सांस ली। अब अपोकलिप्स की तैयारी के बीच उसे इस नए परजीवी से भी निपटना था। शुया अपनी ही दोस्त को धोखा देकर श्याओयोंग को फंसाना चाहती थी। श्याओयोंग ने सख्ती से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। उधर क्विजिंग ने चारों तरफ देखकर कहा कि जगह बहुत खूबसूरत है, क्या वो यहाँ कोई विल्ला बनाने वाला है। श्याओयोंग ने गंभीरता से उसे धक्का दिया और साफ कर दिया कि ये उसका मामला नहीं है। क्विजिंग हैरान थी क्योंकि आमतौर पर उसे छूते ही श्याओयोंग शर्मा जाता था, लेकिन आज वो बिना हिचकिचाहट उसे ठुकरा रहा था। श्याओयोंग ने उसकी अनदेखी की और मजदूरों की मदद करने चला गया।
जबकि शुया मन ही मन सोच रही थी कि अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। क्विजिंग अपनी चांस खो चुकी थी, अब इस जमीन को हथियाने का रास्ता उसे ढूंढना था। बाद में शाओयोंग घर लौटा। उसने बैंक से 3 मिलियन का लोन लिया था और ज्यादातर एडवांस पेमेंट भी कर दी थी ताकि कंस्ट्रक्शन तेजी से पूरा हो सके। लेकिन वो जानता था कि और पैसों की जरूरत है ताकि साल भर का सामान खरीदा जा सके। तभी उसे एक आइडिया आया, अपोकैलिप्स शुरू होने ही वाला है, तो क्यों ना अपना अपार्टमेंट बेचकर और फंड इकट्ठा कर ले। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ये वही बूढ़ा आदमी था जो उसी बिल्डिंग में रहता था। शाओयोंग जानता था कि उसके पास पैसे जमा हैं और वो काफी वक्त से उसका अपार्टमेंट खरीदना चाहता है। वो बूढ़ा अक्सर झगड़ा खड़ा करता था, कचरा इधर उधर पड़ा है, या छोटी छोटी बातों पर इल्जाम लगाता था ताकि दबाव डालकर उसे बेचने पर मजबूर करे। उसने गुस्से में ताना मारा कि शाओयोंग कल रात क्लब में शराब पीकर लौटा था। शाओयोंग ने ठंडेपन से जवाब दिया कि लगता है वो सीनाइल हो गया है, क्योंकि वो तो जल्दी सो गया था और भले ही गया भी हो, ये उसकी समस्या नहीं। फिर उसने पूछा कि क्या ये सब ड्रामा सिर्फ अपार्टमेंट खरीदने के लिए है। जब बूढ़े ने दिलचस्पी दिखाई तो शाओयोंग ने कहा कि वो बेचेगा, लेकिन एक शर्त पर। वो अगले 6 महीने तक वहीं रहेगा जब तक नई जगह तैयार ना हो जाए, और 5 मिलियन एडवांस अब भी देगा, वरना डील कैंसिल। बूढ़ा अनमने मन से मान गया और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। जाते जाते चेतावनी भी दी कि बाद में पछताना मत। शाओयोंग ने मन ही मन सोचा कि ये और भी अच्छा है, बूढ़ा यही मौत का इंतजार करेगा और वो अपनी तैयारी पूरी करेगा। इस तरह शाओयोंग ने 8 मिलियन जुटा लिए, 3 मिलियन बैंक लोन से और 5 मिलियन अपार्टमेंट बेचकर। पैसे हाथ में आते ही उसने अगले स्टेज की तरफ ध्यान लगाया, साल भर की सप्लाई खरीदना। सिस्टम ने भी उसे पहला मिशन पूरा करने का रिवॉर्ड दिया, जमीन सुरक्षित करना। बिना वक्त गंवाए वो स्टोर पहुंचा और कई ट्रॉली भरकर सामान खरीदना शुरू कर दिया। इतने सामान देखकर सब हैरान थे और आपस में फुसफुसा रहे थे कि शायद ये दुनिया खत्म होने वाली अफवाहों पर यकीन करता है। आखिरकार उसने वो टास्क भी पूरा किया और सिस्टम से 10 और पॉइंट्स मिले। उसने सोचा कि अपोकैलिप्स में एट्रीब्यूट्स बढ़ाना जरूरी होगा और प्रोटोगोनिस्ट बॉक्स की कीमत भी बिल्कुल 10 पॉइंट्स ही है। बिना किसी झिझक के उसने बॉक्स खरीद लिया और इनाम में उसे लेवल 1 का स्पेशल रिंग मिला। उस रिंग के साथ अब उसके पास 500 मीटर का सबस्पेस था, जहां वो कुछ भी स्टोर कर सकता था बिना टाइम की टेंशन के। खाना खराब नहीं होगा, फ्रोजन आइटम्स पिघलेंगे नहीं और सब कुछ हमेशा प्रिजर्व रहेगा। उसे लगा कि ये अब तक का सबसे बढ़िया रिवॉर्ड है। इसके बाद सिस्टम ने नया मिशन दिखाया, 10 साल का सामान इकट्ठा करना और इसके इनाम में 20 पॉइंट्स। उसी बीच स्टोर मैनेजर यांग दाओ आ गया और पूछा कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे ही उसने शाओयोंग को देखा तुरंत पहचान लिया। शाओयोंग ने भी उसे पहचान लिया। दोनों हाई स्कूल में साथ थे। यांग दाओ एक गैंग में था जो औरों को तंग करता था और दोनों की कई बार लड़ाई हुई थी। शाओयोंग ने सोचा उस टाइम पीछे नहीं हटा था तो अब भी नहीं हटूंगा। यांग दाओ ने उसे ऑर्डर दिया कि सब सामान वापस शेल्फ पर रखो वरना पुलिस बुलाऊंगा। शाओयोंग ने पूछा अभी भी लगता है हम स्कूल में हैं? मैं यहाँ खरीदने आया हूँ। यांग दाओ ने शक से कहा कि उसे नहीं लगता उसके पास इतना पैसा होगा। कैशियर्स ने घंटों लगाकर सब स्कैन किया और टोटल बना 6,68,884। यांग दाओ ने पेमेंट मांगा और शाओयोंग ने बड़ी शांति से कार्ड स्वाइप कर दिया, साबित कर दिया कि वो पे कर सकता है। जब यांग दाओ जाने लगा तो शाओयोंग ने उसे रोका और कहा पहले माफी मांगो। यांग दाओ ने मना किया और बोला कि उसकी गुडविल का फायदा मत उठाओ। लेकिन स्टोर के बाकी कस्टमर्स ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और बोले कि वो सच में बेवजह बदतमीजी कर रहा था और उसे माफी मांगनी चाहिए। शाओयोंग ने कहा अगर माफी मांगोगे तो मैं 10 गुना और खरीदूंगा। मजबूर होकर यांग दाओ ने सिर झुकाकर माफी मांगी। शाओयोंग ने उसे चेतावनी दी कि दोबारा किसी को हल्के में मत लेना। फिर यांग दाओ ने पूछा इतना सामान क्यों खरीद रहे हो? शाओयोंग ने सीधा कहा यह तुम्हारा काम नहीं है, मुझे बस बड़ा स्टॉक चाहिए। यांग दाओ ने कहा कि शायद स्टोर काफी नहीं होगा। शाओयोंग ने पूछा क्या किसी जगह का पता है जहां और मिल सके? यांग दाओ ने कहा हाँ, और एक बंदे का नाम लिया, शांग, जो बड़े लेवल की डीलिंग करता था। कुछ देर बाद यांग दाओ ने बताया कि उसने उसके लिए बड़ा सप्लायर ढूंढ लिया है। शाओयोंग ने सोचा कि यांग दाओ अभी भी पहले जैसा है, सिर्फ कमीशन का भूखा, और ये शांगजा भी कोई क्रिमिनल ही निकलेगा। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था, बस सामान मिलना चाहिए। दोनों एक बड़े वेयरहाउस पहुंचे। शांगजा गाड़ी ऐसे चला रहा था जैसे किसी को कुचल ही देगा, कपड़े लत्ते भी ओवरशो ऑफ वाले। शाओयोंग ने सोचा क्या ही बढ़िया बंदा होगा ये। शांगजा स्मोकिंग करता आया और धुआं सीधे उनके चेहरे पर फेंका। उसने पूछा यही है बड़ा कस्टमर? यांग दाओ ने हाँ कहा और बताया ये उसका पुराना स्कूलमेट है। शांगजा ने दिखावे में याद करने का नाटक किया और बोला ये तो स्कूल में बड़ा बदमाश था। फिर मजाक उड़ाते हुए कहा तेरे कपड़े नकली ब्रांड तो नहीं? मुझे ऐसे नकली रईस लोग बिल्कुल पसंद नहीं। शाओयोंग ने शांत होकर कहा ये बातें करने का टाइम नहीं है, मैं यहाँ खरीदने आया हूँ, बहस करने नहीं। लेकिन शांगजा ने उकसाना शुरू कर दिया और यांग दाओ पर भड़कने लगा कि क्या ये सच में बड़ा कस्टमर है या टाइम वेस्ट। यांग दाओ ने समझाया कि उसके पास सच में पैसे हैं। शांगजा ने फिर भी शक जताया और कॉलर पकड़कर रिस्पेक्ट मांगी। शाओयोंग ने ठंडे दिमाग से कहा तू तो बस छोटा मोटा कीड़ा है। ये सुनकर शांगजा भड़क गया और धमकाने लगा। शाओयोंग ने कहा पहले ये नकली जैकेट उतार और अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर। जब शांगजा को पता चला कि उसने एक ही सुपरमार्केट ट्रिप में 1 मिलियन से ज्यादा खर्च कर डाला है तो वह शॉक हो गया। शाओयोंग ने साफ कहा कि वो मजाक करने नहीं आया। उसने ऑफर दिया कि वो 5 मिलियन एक साथ ट्रांसफर कर सकता है, बस सामान असली होना चाहिए और घर पर ट्रक से डिलीवर होना चाहिए। शांगजा ने पूछा किस तरह का सामान चाहिए?
शियाओ योंग बोला, चावल, तेल, नमक, ड्रिंक्स और कोई भी लॉन्ग लास्टिंग फूड। शांगजा बहुत खुश हुआ और सोचा, आज तो जैकपॉट लग गया, पुराने एक्सपायर्ड स्टॉक को भी ठेल दूंगा। वेयर हाउस के अंदर उसने 10% डिस्काउंट ऑफर किया, लेकिन शियाओ योंग ने ध्यान से सब देखा और पाया कि काफी सामान एक्सपायर्ड है। उसने साफ कहा कि प्राइस क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। शांगजा ने 50% डिस्काउंट पर एक्सपायर्ड सामान ऑफर किया, लेकिन शियाओ योंग ने मना किया और कहा कि वो कचरे के लिए पे नहीं करेगा। उसने कहा कि वो पूरा 5 मिलियन सिर्फ अच्छे सामान पर लगाएगा, लेकिन फिर भी उसने बोला कि एक्सपायर्ड सामान भी ले लेगा, लेकिन उसका पेमेंट अगले महीने करेगा। शांगजा ने शक से पूछा कि उसे एक्सपायर्ड सामान क्यों चाहिए। शियाओ योंग ने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, और धीरे से बोला, कुछ ही दिनों में ये एक्सपायर्ड सामान सोने से भी कीमती होगा। शांगजा और पूछने लगा तो शियाओ योंग ने उसे चुप करा दिया और बोला कि डिलीवरी एड्रेस भेज दूंगा, बस अपना काम कर। इसी बीच शियाओ योंग को एक और बिजनेस कॉल आया और उसे महसूस हुआ कि वो अब बड़ा आदमी बनता जा रहा है। उसने शांगजा से कहा कि सब कुछ हैंडल करे, क्योंकि उसे और काम निपटाने हैं। उसके जाते ही यांग दाओ ने शांगजा से कहा, कितना बड़ा कस्टमर था ना। शांगजा ने हाँ कहा, लेकिन मान गया कि वो समझ नहीं पा रहा कि शियाओ योंग इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया। कुछ टाइम बाद शियाओ योंग ने फिर डील क्लोज की, उसी घर के साथ जो वो पहले उस बूढ़े आदमी को बेच चुका था। इस बार एक नया बायर आया जिसने 4 लाख एडवांस देने को तैयार था, जबकि घर 3 महीने बाद ही खाली मिलना था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त शियाओ योंग ने बूढ़े से पूछा, इतनी जल्दी क्यों बेच रहे हो। बूढ़े ने कहा कि उसकी पोती का स्कूल ट्रांसफर हो रहा है और ये लोकेशन उनके लिए परफेक्ट है। उसने हाथ जोड़कर प्राइस न बढ़ाने की रिक्वेस्ट की। शियाओ योंग ने उसे भरोसा दिलाया कि वो प्राइस नहीं बढ़ाएगा, हालांकि अगर चाहता तो कर भी सकता था। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और बूढ़े ने उसका धन्यवाद किया, वादा किया कि अब उसे परेशान नहीं करेगा। शियाओ योंग ने सोचा कि वो बूढ़ा आदमी सच में बहुत ज्यादा नेकदिल और नर्म मिजाज है। ऐसा इंसान अपोक्लिप्स में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। जाने से पहले शियाओ योंग ने उससे उसका करंट एड्रेस भी पूछ लिया। कुछ दिनों बाद वो अपना बिजनेस संभाल रहा था, तभी छोड़ी हुई फैक्ट्री का रेनोवेशन लगभग खत्म हो गया था। इंजीनियर ने बताया कि 70 से 80% काम पूरा हो चुका है। दरवाजे पूरी तरह से मजबूत कर दिए गए थे और वेयर हाउस अब साफ सुथरा और बड़ा दिख रहा था। शियाओ योंग ने संतोष से कहा कि बहुत बढ़िया है और शांग जेड को कॉल करके कहा कि अब सप्लाई लाया जा सकता है। थोड़ी देर बाद कई ट्रक्स उस फैक्ट्री वेयरहाउस में सामान उतारने लगे। बहुत से वर्कर्स आए और सबको अरेंज करने लगे, क्योंकि शियाओ योंग ने स्पीड डिमांड की थी। उसे सब तैयार चाहिए था अपोक्लिप्स शुरू होने से पहले। समय काफी नजदीक था और शियाओ योंग खुद लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहा था। सामान को अलग अलग कैटेगरी में बांट रहा था, जैसे फूड, सब्जियां, मछली और मीट। पूरा दिन निकल गया और शाम को काम खत्म हुआ। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने आखिरकार 10 साल का सामान इकट्ठा करने का मिशन पूरा कर लिया। सिस्टम स्टोर चेक करते हुए उसे एक नया बॉक्स दिखा। पहले वाले लेवल 1 अपोक्लिप्स फार्मर बॉक्स के अलावा अब एक स्किल अवेकनिंग बॉक्स भी था। उसे लगा कि किस्मत बहुत मेहरबान है, अपोक्लिप्स शुरू होने से पहले ही ये मिल गया। बिना देर किए उसने अवेकनिंग बॉक्स खरीदा और उसे मिला माइंड्स आई लेवल 1। ये स्किल उसे लोगों की दुश्मनी और हॉस्टिलिटी डिटेक्ट करने की पावर देती थी। शियाओ योंग ने सोचा, ये तो बेहद काम का स्किल है। अब उसे साफ पता चलेगा कि किस पर भरोसा करना है और किससे बचना। इसके तुरंत बाद नया मिशन सामने आया, आर्मेड टूथ टीथ, जिसमें उसे जितना हो सके उतना हथियार जुटाना था। इनाम में 10 पॉइंट्स और एक रैंडम आइटम था। शियाओ योंग के लिए ये परफेक्ट था, क्योंकि वो पहले से यही करने की सोच रहा था। उसी रात वो ब्लैक मार्केट पहुंचा। उसे बड़ा अजीब लगा कि वहां लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई नॉर्मल मार्केट हो। कोई चेहरा नहीं छुपा रहा था। खुलेआम लोग ड्रग्स और हथियार बेच रहे थे। उसी भीड़ में एक बार फिर शियाओ योंग भी था। इस बार एक जेड ब्रेसलेट की डील होते देख रहा था, जिसे क्यूई जिंग को असली समझकर बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही थी, जबकि वो चोरी का या नकली ही था। शियाओ योंग, जो हथियार खरीदने आया था, घृणा से देख रहा था और सोच रहा था कि उसने भी अपने पुराने दिनों में शेडी डील्स की थी। उसे अफसोस हुआ कि क्यूई जिंग जैसे लोग आसानी से ठग लिए जाते हैं। अपने काम पर फोकस रखते हुए शियाओ योंग आखिरकार हथियारों की शॉप तक पहुंचा। वहां रखी चाकुओं को देखा, लेकिन उसने सेलर से पूछा कि क्या कुछ और हैवी नहीं है। जवाब में दुकानदार ने बस उसे एक चाकू शार्प करने वाला पत्थर फेंका और कहा, अगर और हैवी चाहिए तो खुद शार्प कर लो। शियाओ योंग संतुष्ट नहीं हुआ और बोला कि उसे और पावरफुल चीज चाहिए। सेलर शक में पड़ गया और पूछा कि कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करने तो नहीं आया। तभी शियाओ योंग ने शॉप के क्यूआर कोड से 2 लाख ट्रांसफर कर दिए और कहा, मैं सच में खरीदने आया हूँ। ये देखकर सेलर थोड़ा भरोसे में आया और अपनी दुकान किसी और को सौंपकर शियाओ योंग को अंदर प्राइवेट जगह ले गया। वहां उसने एक सिंपल रिवॉल्वर दिखाया और कहा, 2000 में ले लो, गोला बारूद सस्ता है। लेकिन शियाओ योंग ने मना कर दिया। उसने समझाया कि ये उसके काम का नहीं है, उसे असली हथियार चाहिए। उसने ये भी बताया कि 2 लाख बस एडवांस है, टोटल 10%। असल में वो 2 मिलियन तक हथियार और गोला बारूद खरीदना चाहता है। ये सुनकर सेलर हैरान हो गया और सतर्क भी। उसने पूछा, तुम काम क्या करते हो? शियाओ योंग ने कहा, आमतौर पर मैं ऐसे छोटे काम खुद नहीं करता, मेरे लोग करते हैं, लेकिन अब टाइम बदल रहा है और मैं चाहता हूं तुम और सवाल मत पूछो। सेलर ने हामी भर दी और कहा कि उसने सही आदमी ढूंढ लिया है। उसने शियाओ योंग से लिस्ट लिखने को कहा और एक एड्रेस दिया। बोला कि अगली रात मिडनाइट पर वहां पहुंचना और सारे पैसे साथ लाना। दुकान से निकलते वक्त शियाओ योंग को सेलर ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ विदा किया।
बाहर निकलकर वो फिर ब्लैक मार्केट में घूम रहा था और सोच रहा था कि यहाँ हमेशा वही चेहरे नजर आते हैं। लोग हथियारों से लेकर नकली ज्वेलरी तक सब बेचते हैं। उसे पता था कि कई लोग वो फेक ज्वेल्स सिर्फ दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए लेते हैं, जैसे क्यूइजिंग। शियाओयोंग ने मौका देखकर अपने माइंड साई को टेस्ट किया। उसने सेलर को चेक किया और देखा कि वो शांत और डील से खुश है। लेकिन जब उसने दूसरे बायर को देखा जो उसे घूर रहा था, तो उसके सिर पर साफ साफ हॉस्टिलिटी का आइकन चमक रहा था। शियाओयोंग को ये पावर बेहद काम की लगी, क्योंकि अब उसे सीधे पता चल रहा था कि खतरा किससे है। नकली ज्वेलरी की डील को देखते हुए उसने सोचा, कितने घटिया लोग हैं जो बिना शर्म दूसरों को चीट करने के लिए तैयार रहते हैं। दुकानदार ने देखा कि माहौल अचानक टेंशन से भर गया है और उसने शियाओयोंग से पूछा कि क्या वो उस कस्टमर को जानता है। शियाओयोंग ने कहा, हाँ, वो तो उसका दुश्मन ही है। दुकानदार ने वादा किया कि वो उसे सबक सिखाएगा, लेकिन शियाओयोंग ने साफ कहा कि उसे मारना मत, क्योंकि उसके लिए कुछ प्लान्स हैं। इसके बाद शॉप के लोग उस हॉस्टाइल कस्टमर के पीछे गए। बेचारा डर के मारे सफाई देने लगा, लेकिन आखिरकार उसे ब्लैक मार्केट से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया। पूरा शरीर चोटों और बूट के निशानों से भरा हुआ। जाते जाते वो बड़बड़ाता रहा कि ये सब शियाओयोंग की वजह से हुआ है और एक दिन वो जरूर बदला लेगा। 2 दिन बाद शियाओयोंग के बेस पर आखिरकार उसके हथियार पहुंच गए। मिशन आर्म टू द टीथ पूरा हो गया और सिस्टम से उसे 10 पॉइंट्स और मिले। अब टोटल 20 हो गए थे। उसके पास अब पिस्तौलें थीं, सबमशीन गन्स थीं, ढेर सारा गोला बारूद था और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में उसे मिला लेवल 2 फिजिकल एनहांसमेंट पोशन। शियाओयोंग बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि इस पोशन का असर स्टोर में मिलने वाले पोशन से डबल था। बिना हिचकिचाए उसने इसे पी लिया। सिस्टम चेक करते हुए उसे पता था कि एक नॉर्मल आदमी के पास लगभग 5 फिजिक पॉइंट्स होते हैं। इस पोशन से उसे 2 पॉइंट्स मिले और उसकी ताकत सीधे 40% बढ़ गई। और आगे बढ़ने के लिए उसने एक और लेवल 1 पोशन खरीदा और उसे भी यूज कर लिया। अब उसके पास 8 फिजिक पॉइंट्स थे, यानी एक आम आदमी से 60% ज्यादा स्ट्रेंथ। उसने टेस्ट करने के लिए एक स्टील की रॉड उठाई और एक ही किक में उसे न सिर्फ मोड़ दिया बल्कि दीवार में घुसा भी दिया। संतोष से उसने सोचा कि अब इस ताकत के साथ वो किसी से भी लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा, चाहे इंसान हो या ज़ॉम्बी। हथियार ज्यादा जगह नहीं घेरते थे, तो उसने सबको स्पेशल रिंग में स्टोर कर दिया। उसे याद आया कि परसों से अपोक्लिप्स शुरू होने वाला है और उसने मन ही मन चेक किया कि और क्या तैयारियां करनी है। तभी उसे याद आया उस बूढ़े इंसान की, जो हमेशा उससे अच्छा बर्ताव करता था। इतना सब झेलने और इंसानों की गद्दारी जानने के बाद भी शियाओयोंग उस इंसान को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने तय किया कि उसे भी कुछ जरूरी सामान भेज देगा, ताकि उसकी सर्वाइवल चांस बढ़ जाए। ये एक तरह से उसका शुक्रिया अदा करना भी था, क्योंकि पहले वही उसकी मदद कर चुका था। अगली सुबह शियाओयोंग उस बूढ़े आदमी के घर गया। जीपीएस का शुक्र था, वरना वो छोटा सा घर ढूंढना काफी मुश्किल था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने सोचा कि बूढ़े की तबीयत सच में अच्छी नहीं है, इसलिए तो वो इतना बेचैन था घर बदलने के लिए। दरवाजा खटखटाने से पहले ही शियाओयोंग ने सोचा कि शायद सामान बाहर ही रख देना सही रहेगा, क्योंकि वो ये नहीं बताना चाहता था कि ये सब रिंग से कैसे निकाला। उसने ध्यान से सारे बॉक्स बाहर निकाले और जमीन पर रख दी। दरवाजा खुला तो बूढ़े ने वैसा ही एक्सप्रेशन दिया जैसे कोई किराया मांगने आया हो, लेकिन सामने इतने सारे बॉक्स देखकर वो हैरान रह गया। उसने उलझन में पूछा कि ये सब क्या है। शियाओयोंग ने बस इतना कहा कि बाद में समझा देगा, अभी जल्दी सब अंदर रख लो वरना पड़ोसी देख लेंगे। अंदर ले जाने के बाद बूढ़े ने कहा कि जवानों में सच में कितनी एनर्जी होती है, जबकि वो तो अब उम्र के कारण 2-4 बॉक्स भी नहीं उठा सकता। शियाओयोंग ने घर का जायजा लिया और देखा कि दरवाजा काफी मजबूत है। फिर उसने बूढ़े से कहा कि इन सप्लाईज का सही इस्तेमाल करना, ये कम से कम आधा साल निकालने के लिए काफी होंगी। उसने चेतावनी दी कि कल से दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। तभी उसकी नजर एक फोटो पर गई जो टेबल पर रखा था। उसमें बूढ़ा और एक लड़की थी। शियाओयोंग ने पहचान लिया, वो उसकी पिछली जिंदगी की दोस्त शान शान थी। हैरानी से उसने पूछा, क्या आपकी पोती का नाम सच में शान शान है? बूढ़े ने हाँ कहा और उल्टा पूछा कि वो कैसे जानता है, क्योंकि उसने पहले कभी ये बात नहीं बताई थी। शियाओयोंग ने पूछा कि वो अब भी कहाँ है। बूढ़े ने बताया कि वो अपने होम टाउन में पढ़ रही है और जैसे ही घर शिफ्टिंग का काम पूरा होगा वो उसे नई स्कूल में ट्रांसफर कर देगा। सारे डॉक्यूमेंट्स लगभग तैयार हैं। शियाओयोंग को अपनी पिछली लाइफ याद आ गई। उसे साफ याद था कि शान शान खुद को गुनहगार मानती थी, क्योंकि उसके दादा उसे बचाने की कोशिश में मर गए थे। शुरुआत में वो स्कूल में फंसी हुई थी और बूढ़े ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। इस बार शियाओयोंग ने ठान लिया कि ऐसा नहीं होगा। उसने बूढ़े से कहा कि अब वो घर नहीं बदलेगा और उसने प्रॉपर्टी बेचने का विचार भी छोड़ दिया है। उसने साफ कहा कि कल से दुनिया असली नर्क बन जाएगी। उस वक्त न घर मायने रखेगा न स्कूल, कुछ भी नहीं। अब सबसे जरूरी काम है शान शान को स्कूल से लाना। बूढ़ा हैरान होकर पूछने लगा कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। शियाओयोंग ने उसे समझाया, क्या तुम जानते हो अकाल झेल रहे देशों में लोग कैसे रहते हैं? सब भूख से तड़पते हैं, हर कोई मिजरी में होता है। कल से पूरी दुनिया वैसी हो जाएगी। और प्रूफ के तौर पर उसने अपना स्पेशल रिंग दिखाया। एक झटके में घर के सारे सामान को उसमें खींच लिया। बूढ़ा दंग रह गया और बोला, ये कैसी जादूगरी है? शियाओयोंग ने समझाया कि उसके पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं और वो भविष्य देख सकता है। उसने कहा कि वो चाहता है कि बूढ़ा और शान शान दोनों जिंदा रहें, इसलिए उसे उसकी बात माननी होगी। उसने पूछा कि शान शान का स्कूल कहाँ है। थोड़ी देर बाद दोनों कार में बैठकर निकल पड़े। बूढ़ा अभी भी डरा हुआ था, लेकिन उसके साथ चला।
शियाओ योंग जल्दी में था क्योंकि उसे पता था कि बहुत जल्द सब शुरू होने वाला है। उसने पूछा कि क्या बूढ़े को पता है पोती का डोर्म कहाँ है। बूढ़े ने हाँ कहा और गाइड करने लगा। उधर स्कूल के गेट पर शान शान पर हमला हो रहा था। एक लड़की जो गुस्से में थी क्योंकि जिस लड़के को वो पसंद करती थी उसका ध्यान शान शान पर था। उसने शान शान को जोरदार थप्पड़ मारा। शान शान ने समझाने की कोशिश की कि ये सब एकतरफा है। उसने खुद उस लड़के से साफ कह दिया था कि वो उसके साथ नहीं होगी, लेकिन दूसरी लड़की ने आकर उसे लात मार दी और बोली कि ये सब बहाने हैं। वो दोनों मिलकर उसे गालियां देती जा रही थी। तभी अचानक शियाओ योंग और उसका दादा पहुंच गए और उन्होंने सख्ती से कहा, पीछे हटो। लेकिन तब गुंडों का एक ग्रुप आ गया जिनके हाथ में चाकू और बेसबॉल बैट्स थे। सिचुएशन खतरनाक हो गई। फिर भी बूढ़ा बिना झिझके उन पर टूट पड़ा। जब उनमें से एक लड़के ने उस पर बैट से वार करने की कोशिश की, शियाओ योंग ने बड़ी शांति से उसका स्विंग रोक लिया और बोला, क्या ऐसे बर्ताव करते हो तुम अपने बड़ों के साथ? शाओयोंग की काम नजरों में उस भीड़ की पूरी नब्ज साफ पड़ी जा सकती थी। लड़के जो खुद को बदमाश समझ रहे थे उसे हल्के में ले रहे थे, जैसे वो कोई आसान शिकार हो। लेकिन उनकी पहली भूल वहीं हो गई। पहला अटैकर जब उसकी किक से उड़कर जमीन से टकराया, तभी बाकी दो की हंसी गायब हो गई। अब वो संभल कर आगे बढ़े। एक के हाथ में नाइफ और दूसरे के पास बैट था। शोयोंग पहले से ही पूरी तरह शांत था। उसकी रिफ्लेक्सेस अब फिजिकल इन्हांसमेंट की वजह से और भी शार्प हो चुकी थीं। बैट वाले का वार उसने आसानी से डॉज की और अगले ही पल उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उसका सिर इतनी जोर से टकराया कि वो तुरंत बेहोश हो गया। नाइफ वाले का हाथ उसने मोड़ा और उसे भी जमीन पर धकेल दिया। शनशान पर हाथ उठाने वाली लड़कियां अब पूरी तरह शौक में थीं। शाओयोंग उनके पास गया। लीडर को बिना एक वर्ड सुने सीधा थप्पड़ मारा। दूसरी लड़की को उसने बालों से पकड़कर गर्दन पर ब्लेड टिकाया, लेकिन हार्म करने के बजाय उसकी एक बड़ी लट काट दी। लड़की गुस्से से चीखी, लेकिन शाओयोंग बस इतना बोला कि एक दिन तुम समझोगी, ये कट शायद तुम्हारी जान बचा ले। इसके बाद उसने शनशन की तरफ देखा और बोला, चलो यहाँ से निकलते हैं। कार में बैठते ही शनशन की कंफ्यूजन साफ झलक रही थी। वो पूछ रही थी, हम कहाँ जा रहे हैं और तुम हो कौन? कार तेजी से आगे बढ़ी तो उसने प्रोटेस्ट किया कि वो ऐसे अपनी स्कूल छोड़कर नहीं जा सकती। दादाजी ने वही समझाने की कोशिश की जो शाओयोंग पहले उन्हें बता चुका था कि अब फैमिन और मिजरी का टाइम आने वाला है। लेकिन शान को भरोसा नहीं हुआ। उसने अपने दादा को फिर से टोका कि वो हमेशा ऐसी बातें सुनकर फंस जाते हैं। इस बार बूढ़े ने जोर देकर कहा कि ये सब सच है। शाओयोंग ने कामली बीच में कहा कि स्कैम कोई नहीं है, ये सब बातें उसने खुद बताई थी। शान ने घबराकर पूछा, तुम आखिर हो कौन? शाओयोंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे ब्रदर शिया बुला सकती हो। उसने उसकी मदद के लिए थैंक्स तो बोला, लेकिन अब भी सब कुछ उसे अजीब लग रहा था। वो जानना चाहती थी कि ये फैमिन आखिर है क्या। शाओयोंग ने एक्सप्लेन किया कि फैमिन बस एक शब्द है जिससे उसने उसके दादा को समझाया था। असली चीज है अपोकलिप्स। ये सुनकर शान के होश उड़ गए। उसने कहा कि अपोकलिप्स बहुत जल्दी शुरू होगा, बस कुछ सेकंड्स में। उसने उसे फोन चेक करने को कहा। शान ने फोन खोला तो पहले ही न्यूज वीडियो में दिख रहा था कि सबवे में कोई आदमी रैबिट जानवरों की तरह दूसरों को काट रहा है। एक के बाद एक नए वीडियोस आने लगे जहां लोग बेहोश होकर ज़ॉम्बीज जैसे रूप ले रहे थे। शाओयोंग ने गंभीर टोन में कहा, ये बस शुरुआत है, कल से असली अपोकलिप्स शुरू होगा। उसने एक्सप्लेन किया कि जल्द ही प्रोविंस बी समेत कई जगहों पर टॉक्सिक मिस्ट फैल जाएगी। ये धुंध हर लिविंग बीइंग को इन्फेक्ट कर देगी। कुछ लोग सीधे ज़ॉम्बी में बदलेंगे और जो नहीं बदलेंगे वो इन ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाएंगे और फिर से ज़ॉम्बी बन जाएंगे। शान ने कहा कि उसने ज़ॉम्बी सिर्फ मूवीज और गेम्स में देखे हैं। शाओयोंग ने कोल्ड टोन में कहा, अब तुम्हारे सामने असली दुनिया बदलने वाली है। जो तुम्हें फिक्शन लगती थी वो कल से हकीकत होगी। बात करते करते ट्रैफिक अचानक जैम हो गया। इमरजेंसी लेन भी ब्लॉक थी। शाओयोंग का चेहरा सख्त हो गया। उसे पता था कि अगर यही हाल रहा तो ज़ॉम्बीज के झुंड उन तक पहुंच सकते हैं। तभी एक काली कार ने उनकी गाड़ी को साइड स्विप किया और इमरजेंसी लेन से जबरदस्ती निकलने लगी। शाओयोंग गुस्से में आ गया और कार को डिलिबरेटली ब्लॉक करने लगा। दोनों ड्राइवर्स में गाली ग्लौज होने लगी। लगभग 1 घंटे बाद जब ट्रैफिक क्लियर हुआ, वही ब्लैक कार फिर से उनके सामने आई और ओवरटेक करने की कोशिश की। शनशन ने वार्न किया और दादाजी ने कहा इग्नोर करो, लेकिन शाओयोंग ने कोल्डली रिप्लाई किया कि नॉर्मल टाइम में छोड़ देता, लेकिन अब नहीं। अगले ही पल उसने एक्सेलरेटर दबाया और कार को जोर से टक्कर मारकर शोल्डर में धकेल दिया। ड्राइवर गुस्से से बाहर आया, प्लेट नंबर लिखने की कोशिश की, लेकिन शाओयोंग पहले ही गायब हो चुका था। रात देर से वो लोग आखिरकार बेस पहुंचे। शन और उसके दादा उसकी फोर्ट्रेस देखकर स्टन्ड रह गए। शाओयोंग ने कहा कि अब आराम करो, कल बहुत काम है। अगली सुबह कॉफी पीते हुए उसने फोर्ट्रेस का टूर करवाया। शन ने कहा कि उसे बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई और अच्छा लग रहा था कि अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। शाओयोंग ने समझाया कि वॉल्स आर्मर्ड और रीइंफोर्स्ड हैं। गेट 3 सेंटीमीटर थिक प्योर स्टील का है और डिजिटली कंट्रोल होता है। परमिशन के बिना यहाँ कोई इनसाइड नहीं आ सकता, उसने साफ कहा। शनशन ने पूछा कि अगर सर्वाइवर्स हेल्प मांगने आए तो क्या होगा। शाओयोंग उसे बाहर लेकर गया और बोला, अपोकलिप्स में इंसान का दिल अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। जब सोसाइटी कोलैप्स होगी, लोग अपनी असली नेचर दिखाएंगे, सेल्फिशनेस और क्रूअल्टी। उसने टेम्परेरी शेल्टर दिखाया जो फोर्ट्रेस के बाहर था और बोला कि सर्वाइवर्स वहीं रह सकते हैं, लेकिन अंदर आने की परमिशन कभी नहीं मिलेगी। फिर उसने फूड स्टोरेज दिखाया और सेक्शंस एक्सप्लेन की। अंदर जाने से पहले उसने माइंड्स आई से दोनों को चेक किया और देखा कि वो सच में उस पर ट्रस्ट करते हैं। इसके बाद उसने स्पेशल रिंग से क्रेट्स भरकर वेपन्स निकाले और कोल्डली कहा,
अपोकलिप्स में आर्ममेंट ही सर्वाइवल की असली गारंटी है। सब कुछ कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी था ताकि हथियार गलत हाथों में न पड़ जाएं। दादाजी ने तुरंत उसकी बात से सहमति जताई। तभी शियोयोंग के सिस्टम में एक नया मिशन पॉपअप हुआ। कंडीशन थी शासन से मिलना, और अब एक नया टास्क सीरीज ट्रिगर हो गया, ओल्ड कंपेनियन। अगला मिशन था उसके पुराने साथी जंगची को बचाना, जिसके बदले उसे 20 पॉइंट्स मिलने वाले थे। सिस्टम में एक बड़ा एरो दिखाई दिया जो सीधा जंगची की लोकेशन बता रहा था। उसी समय शियोयोंग ने दोनों से कहा कि उसे तुरंत जाना होगा ताकि किले के लिए एक और आदमी भर्ती कर सके। लेकिन उन्होंने एक बात अच्छे से याद रखनी होगी, बिना परमिशन कोई भी किले में दाखिल नहीं होगा और हथियार पूरी तरह सख्त निगरानी में रहेंगे। इधर एक करोके बार में जंगी अपने दोस्तों के साथ गाना गा रहा था और शराब पीकर मस्ती कर रहा था। कुछ देर बाद वह एक दोस्त के साथ बाहर निकला, वॉशरूम और नए ड्रिंक्स लेने। कॉरिडोर में अचानक एक लड़की उससे टकरा गई। गलती लड़की की थी, फिर भी जंगी ने माफी मांग ली। लेकिन लड़की के साथ आया लड़का भड़क गया। उसने जंगी को धक्का दिया और बोला कि आंखें खोलकर चला कर। जंगी का दोस्त बोला सब ठीक है, और वो आदमी पागल लगता है, बेवजह लड़ाई करना चाहता है। उस आदमी ने गुस्से में दोस्त को भी पकड़ लिया और कॉलर से झकझोर दिया। तभी एक कारोके का कर्मचारी बीच बचाव करने आ गया और बोला कि सब बंद करो। वो आक्रामक आदमी कर्मचारी पर ही चिल्ला पड़ा, मुझे छूकर तू बेइज्जती कर रहा है। कर्मचारी शांत रहा और बोला कि बाहर निकलो, बाकी मैं देख लूंगा। इतने में जंगी और उसका दोस्त चुपके से निकल गए। जब वे कमरे में लौटे तो दोस्तों ने पूछा क्या हुआ। दोस्त ने बताया कि अभी अभी गलियारे में झगड़ा होते होते बचा। जांगची ने बात टाल दी और बोला कि सब खत्म हो गया, अब मजे करो। लेकिन असली खतरा तो अभी शुरू होना था। थोड़ी देर बाद वही आक्रामक आदमी वापस आया, इस बार पूरी गैंग के साथ। यहां तक कि वो कर्मचारी भी जिसने झगड़ा छुड़ाया था अब बुरी तरह पिटा हुआ उनके साथ था। उन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़ डाला। गैंग लीडर ने सीधा इशारा करके बोला, अब हिसाब अलग तरीके से होगा। जैंगची का एक दोस्त घबराकर पूछ बैठा, क्यों कर रहे हो ये सब? लेकिन जवाब देने की जगह लीडर ने व्हिस्की की बोतल उसके सिर पर तोड़ दी। दोस्त वहीं गिर पड़ा। जैंगची चिल्लाया, चोंग, और उसे बचाने दौड़ा। बाहर शियोयोंग करोके बार पर पहुंच चुका था। उसने सोचा, एग्जैक्टली व्हाट आई एक्सपेक्टेड, दुनिया खत्म होने वाली है और ये कमीना यहाँ गाना गा रहा है। कमरे के अंदर बोतल फोड़ने के बाद आक्रामक आदमी ने अपनी गर्ल से पूछा, अब ठीक लगा? लड़की बोली, नहीं, टकराया वो दोस्त नहीं था, असली जेंगची था। गैंग लीडर ने सीधे जेंगची पर उंगली कर दी। चोंग दोस्त उठने की कोशिश करता है, मगर उसे फिर से सिर पर चोट लगती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। ये देखकर जांगची का गुस्सा फूट पड़ा और उसने गैंग के गुंडों से सीधी लड़ाई शुरू कर दी। इसी बीच कराओके का कर्मचारी अचानक अजीब तरह से बीमार होने लगा। लड़ाई के दौरान उसने एकदम से ज़ॉम्बी का रूप ले लिया। उसका पहला शिकार गैंग का ही एक सदस्य बना, जिसकी गर्दन उसने नोच डाली। चारों तरफ हड़कंप मच गया। उसने एक और को काट लिया और पूरे कमरे में दहशत फैल गई। तभी कोई मजबूत हाथ उसे रोकता है, शायोयंग। उसने ज़ॉम्बी को पकड़कर बड़े स्क्रीन पर दे मारा और आदेश दिया, सब चुप रहो। लोग हैरान थे कि उसने सिर्फ एक हाथ से उस दानव को रोक लिया। गैंग लीडर घबराकर बोला, ये कमीना है कौन? शायोयंग ने नजरें जंगची पर टिकाई और पूछा, तुम्हें काटा तो नहीं? जंगची हक्का बक्का रह गया और बोला, ना नहीं, और मैं तुम्हें जानता भी नहीं। शायोयंग ने ठंडे अंदाज में कहा, फॉलो मी, डिटेल्स बाद में समझाऊंगा। गैंग लीडर फिर उछला और बोला, ये खत्म नहीं हुआ। तभी जो आदमी पहले काटा गया था वह चक्कर खाकर गिर पड़ा और उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वह संक्रमित हो चुका है। शायोयंग ने बिना वक्त गंवाए उसे उठाकर पास के कमरे में फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने सोचा, कम से कम अब तक तो ये ज़ॉम्बी दरवाजा खोलना नहीं जानते। फिर उसने जंगची की तरफ मुड़कर कहा, किसे नीचे ले जाना चाहते हो? जंगची उलझन में पड़ गया और बोला, हम सच में एक दूसरे को जानते हैं? मगर सवाल अधूरा ही रहा, क्योंकि गैंग का एक और गुंडा उस पर टूट पड़ा। शायोयंग ने उसे पकड़कर सीधे उसके चेहरे को कांच की मेज पर दे मारा। एक और संक्रमित ने हमला किया, लेकिन शायोयंग ने उसे एक ही पंच में बेहाल कर दिया। बाकी लोग दहशत से जम गए। शायोयंग ने शांति से पूछा, और कोई रह गया लड़ने वाला? कोई आवाज नहीं आई। उसने जेंगची से कहा, हमें तुरंत निकलना होगा। बाहर निकलते वक्त शायोयंग ने गैंग को भी रोक दिया और बोला, तुमने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की थी। उसने गैंग लीडर को पकड़कर जबरदस्ती फिर उसी कमरे में बंद कर दिया जहां ज़ॉम्बी थे। बाहर से चीखें सुनाई देने लगी। एक कर्मचारी दौड़कर आया और पूछा, क्या हो रहा है? शायोयंग ने सख्ती से कहा, दरवाजा मत खोलना, अंदर लोग रैबीज से संक्रमित हैं, पुलिस को बुलाओ। कर्मचारी डर गया, मगर बोला कि पुलिस कॉल करेगा। शायोयंग वहां से ग्रुप को लेकर तुरंत निकल गया। पीछे एक और कर्मचारी आया और पूछा, इतना क्या हुआ? पहले वाले ने कहा, अंदर लोग रैबीज से संक्रमित हैं। दोनों भागे और सिक्योरिटी रूम में जाकर कैमरे देखे। स्क्रीन पर जो नजारा दिखा उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। अंदर ज़ॉम्बी एक दूसरे को नोच खा रहे थे। सिक्योरिटी हेड ने तुरंत पुलिस को बुलाने का आदेश दिया। इधर शायोयंग ग्रुप को लेकर काफी दूर जा चुका था। उसे पता था कि वो जगह अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कार में बैठते ही जंगची ने गहरी सांस लेकर शायोयंग का शुक्रिया अदा किया और पूछा, तुम आखिर हो कौन? शायोयंग ने बस इतना कहा, मैं वो हूँ जिसे तुम्हें बचाने के लिए हायर किया गया है, बाकी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। जांगची के एक दोस्त ने पूछा, ये रेबीज वाली बात तुमने बोली थी, लेकिन ऑनलाइन तो सब कहते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। शायोयंग ने सीधा पलटकर जवाब दिया, तो जो अभी तुमने अपनी आंखों से देखा वो कोई इल्यूजन था क्या? फिर दूसरे ने पूछा, कोई दवा, कोई क्योर है क्या इसका? शायोयंग ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, इस डिजास्टर का कोई इलाज नहीं,
ये हर घंटे और बदतर होता जाएगा। गाड़ी शहर की सड़कों से गुजर रही थी और बाहर का नजारा और भी डरावना था। लोग एक दूसरे पर टूट रहे थे, काट रहे थे, इन्फेक्शन फैल रहा था और क्योस हर तरफ था। शाओयोंग ने सबको चेतावनी दी, बहुत जल्द हालात पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। अगर सरवाइव करना है तो मेरी कमांड बिना सवाल माने चलनी हो। उसी वक्त सिस्टम सामने आया। मिशन रेस्क्यूड कंपेनियन पूरा हो चुका था। वॉल्यूम 1 कंप्लीट और उसे 20 पॉइंट्स मिल चुके थे। शाओयोंग ने सोचा कि अब सिस्टम शॉप चेक करनी चाहिए। 3 मेन बॉक्सेस अवेलेबल थे, लेवल 1 पोस्ट अपोकलिप्टिक फार्मर बॉक्स, लेवल 1 सप्लाई बॉक्स और लेवल 1 वेपन्स बॉक्स। हर एक की कीमत 2 पॉइंट थी। वो सोचने लगा कि तुरंत खरीद ले या मैनुअल रिफ्रेश कर। किसी भी हाल में ये बॉक्स उसके लिए फ्यूचर में बहुत काम के होने वाले थे। उसने तय किया कि किले पर लौटने के बाद इस पर फोकस करेगा। लेकिन इस समय एक और बड़ी समस्या सामने। उसे नहीं पता था कि किस पर भरोसा किया जाए। उसे अच्छे से याद था कि पिछली जिंदगी में जंगी के दोस्तों में से किसी एक ने उसे बिट्रे किया था। अपोकलिप्स के शुरुआती दिनों में शाओयोंग का पूरा डॉम उजड़ गया था। सब मारे गए, सिर्फ जंग बचा था। लेकिन आज तक उसे नहीं पता चला कि 3 दोस्तों में से गद्दार कौन था। उधर क्विजिंग की बातचीत चल रही थी शूसांग से। वह डरी हुई थी और बार बार पूछ रही थी कि जिन सप्लाईज का उसने वादा किया था वो कहाँ है। बाहर पूरा माहौल केओस से भरा था और उसके पास तो हिम्मत भी नहीं थी कि किसी सुपरमार्केट में कदम रखे। शूसांग ने कहा कि वो सप्लाईज जल्द भेज देगा, बस इस समय दूसरे काम संभाल रहा है। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक हुई और क्विजिंग बुरी तरह चौंक गई। उसने पीपहोल से झांका तो राहत मिली कि ये बस शुया थी। उसने हंसकर कहा, यार दिल का दौरा पड़ जाता लगभग। शुया ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर वाले बूढ़े को आज सुबह ही पुलिस और एम्बुलेंस लेकर चली गई, तभी तो बिल्डिंग में इतना हंगामा मचा था। लेकिन शुया ने यह भी जोड़ा कि ये इन्फेक्शन उतना खतरनाक नहीं लग रहा जितना लोग कह रहे हैं। दोनों फिर से सप्लाईज की बात करने लगे। क्विजिंग को शूसंग पर कोई भरोसा नहीं था। शुया ने कहा, मैंने पहले ही बोला था उस पर ट्रस्ट मत करना। और सुनो, शाओयोंग के पास इतना बड़ा फूड स्टॉक पाइल है कि पेंडेमिक में वो अकेला अमीर बन सकता है। क्विजिंग चौंक गई। तुम्हें ये कैसे पता? शुया ने कहा, मैं कुछ दिनों से शाओयोंग को ऑब्जर्व कर रही हूँ। उसके लिए ट्रक भर भर कर सप्लाईज अनलोड किए गए हैं। मुझे पूरा शक है कि शाओयोंग को पेंडेमिक के बारे में पहले से सब पता था। शुया ने सख्ती से कहा कि अगर अभी डील नहीं की तो बाद में जब वो प्रॉफिट कमाने लगेगा तब उनके पास कुछ नहीं बचेगा। उधर शाओयोंग अपने ग्रुप के साथ बेस पहुंच चुका था। जंग किले का आकार देखकर दंग रह गया। शाओयोंग ने मुस्कुराकर कहा, सबकी यही पहली रिएक्शन होती है। चोनचन और उसके दादाजी ने चैन की सांस ली और कहा कि वे खुश हैं कि आखिरकार सुरक्षित वापस आ गए। उन्होंने पूछा कि सब ठीक है ना? शाओयोंग ने कहा, जंग और जंग दोनों ठीक हैं। अब मैं तुम्हें नए सदस्यों से मिलवाता हूँ। उनमें सबसे अहम जंग और उसके दोस्त थे। सबका इंट्रोडक्शन कराया गया और चोनचान ने उनका स्वागत किया। शो ने कहा कि शन उन्हें फोर्ट्रेस घुमाए और नियम समझाए। शंग ने तुरंत हामी भर दी। लेकिन न्यू कमर्स में से एक, जो कोने में चुपचाप बैठा था, उसने अचानक पूछा, क्या हमें हथियार मिल सकते हैं? हम भी डिफेंस में मदद करेंगे। शाओयोंग ने बस एक ठंडी नजर उसकी तरफ डाली। जंग के भारी भरकम दोस्त ने तुरंत टोका, इतनी जल्दी हथियार मांगना ठीक नहीं, पहले भरोसा बनाओ। शाओयोंग ने सबको भरोसा दिलाया कि कुछ दिनों में उन्हें भी हथियार दिए जाएंगे। फिर उसने देखा कि चोंग की हालत बहुत खराब है तो तुरंत उसे इन्फर्मरी में भेजने का आदेश दिया। बाद में जैंग और उसके दोस्त नहाकर थोड़ा फ्रेश हुए और आपस में बातें कर रहे थे। तभी यिमिंग ने सवाल उठाया, हमारे दोस्त ने हथियार मांगना क्यों छोड़ दिया? इस हालत में हमें अपना बचाव करने का पूरा हक है। दूसरे दोस्त ने कहा, लेकिन वो शाओयोंग ही था जिसने हमें बचाया है, ये सही नहीं होगा। यिमिंग ने गुस्से में कहा, वो आदमी झूठ बोल रहा है। उसने कभी नहीं बताया कि किसने उसे हायर किया और चोंग को लेकर भी उसका बर्ताव अजीब था। शाओयोंग बार बार कह रहा था कि चोंग को मॉनिटर करना जरूरी है, लेकिन दोस्त डर रहे थे कि कहीं वो उसकी हालत का फायदा न उठा ले। यिमिंग ने और भी काला शक जताया, क्या पता वो चोंग के ऑर्गन्स बेच दे, हमें पहले कदम उठाना होगा। एक और दोस्त हिचकिचाया और बोला, क्या सच में हम उसका एहसान ऐसे चुका देंगे? लेकिन यिमिंग ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, दुनिया को बिट्रे करना बेहतर है बजाय इसके कि दुनिया हमें बिट्रे करे। मेरा इरादा साफ है, इस फोर्ट्रेस पर कब्जा करना और कंट्रोल अपने हाथ में लेना। वैसे भी बिसाइड्स अस और शाओयोंग बस एक छोटी सी लड़की और एक बूढ़ा है। उसने लड़की पर एक गंदी सी कमेंट कर दी जिससे पूरे ग्रुप का माहौल भारी हो गया। टेंशन कम करने के लिए उसने कहा कि वो बस मजाक कर रहा था, लेकिन जंग ने साफ बोला कि इस तरह की बातें बंद करो। अपोक्लिप्स हो या कुछ भी, ये कोई रीजन नहीं कि इंसान खुद जानवर बन जाए। जब वो लोग निकल रहे थे तब यिमिंग अपने आप से सोच रहा था कि उसके दोस्त बहुत नाइव हैं। उसकी नजर में ऐसी कैओटिक दुनिया में सर्वाइवल के लिए जो भी करना पड़े वो करना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद शाओयोंग ने शंग और जंग को मीटिंग में बुलाया। शंग ने रिपोर्ट दी कि जंग और उसके दोस्त अब सेटल हो गए हैं। चोंग की हालत अभी भी सीरियस थी, लेकिन वो इन्फर्मरी में था जहां दरवाजे और खिड़कियां जंग की सलाह पर बंद कर दी गई थी। शाओयोंग ने उसे अच्छे काम के लिए थैंक यू कहा और आराम करने को बोला, लेकिन जाने से पहले उसने वार्निंग दी कि जंग के दोस्तों पर नजर रखनी होगी क्योंकि उनमें से कोई ना कोई जरूर बगावत करेगा। इसके बाद स्टोरेज एरिया में चाओयोंग अपने सिस्टम को चेक कर रहा था। रिसोर्स वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने 3 बॉक्स खरीदे, एक लेवल 1 एपोक्लिप्स फार्मर बॉक्स, एक लेवल 1 सप्लाईज बॉक्स और एक लेवल 1 वेपन्स बॉक्स। फार्मर बॉक्स से उसे 50 कॉर्न सीड्स मिले। सप्लाईज बॉक्स से उसे 200 किलो सॉसेज, 100 किलो प्रेजर्व्ड पोर्क विद वेजिटेबल्स
और 50 बॉक्स नूडल्स मिले। वेपन्स बॉक्स से उसे 100 राउंड 9mm एमओ मिला। उसे ये रिवॉर्ड्स काफी अच्छे लगे क्योंकि अब पैसों की कोई वैल्यू नहीं बची थी। सिस्टम पॉइंट्स यूज करके रिसोर्सेज लेना ही बेस्ट स्ट्रेटेजी थी और इससे उसकी पूरी लाइफ उस नई दुनिया में बदलने वाली थी। अगली सुबह कुछ सस्पिशियस लोग शाओयोंग के फोर्ट्रेस के पास आए। उनमें वही आदमी था जिससे उसका कुछ दिन पहले ट्रैफिक में झगड़ा हुआ था। वो अपने गैंग को लेकर फोर्ट्रेस गेट तोड़ने आया था, लेकिन लंबे समय तक हैमरिंग करने के बाद भी गेट नहीं टूटा क्योंकि वो सॉलिड स्टील का बना था। एक आदमी ने हैरानी से कहा कि भला घर में भी कोई ऐसा गेट लगाता है। जब गेट नहीं टूटा तो उन्होंने हेवी इक्विपमेंट लाकर मोलोटोव कॉकटेल्स फेंकना शुरू कर दिया, जिससे बड़ी आग लग गई। सब लोग बाहर भागे और पानी की बाल्टियों से आग बुझाने लगे, लेकिन पानी का टैंक लगभग खाली हो रहा था। उधर शाओयोंग ने आग बुझाने में मदद नहीं की। वो अपनी गन लेकर वॉच टावर पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचते ही शंग ने रिकॉग्नाइज किया कि हमला करने वाला वही आदमी है जो ट्रैफिक में शाओयोंग से भिड़ा था। गैंग ने देखा कि ऊपर से उन पर नजर रखी जा रही है। उनके लीडर ने चिल्लाकर शाओयोंग को नीचे आने और मर्द की तरह लड़ने को कहा, लेकिन शाओयोंग ने बोला कि उनके पास सिर्फ 5 मिनट हैं यहाँ से भागने के लिए। गैंग जरा भी नहीं डरा। उसी वक्त शाओयोंग के सिस्टम में नई मिशन आई। बेस पर हमला करने वालों को एलिमिनेट करने पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स। शंग ने कहा कि वार्निंग शॉट मारकर डरा देते हैं, लेकिन शाओयोंग ने मना कर दिया। उसने बोला, ये अपोकलिप्स है और जो किसी की बेस पर अटैक करेगा उसे असली गोलियां मिलेंगी। उसने पहला शॉट मारा और सीधा गैंग लीडर का हाथ उड़ गया। शाओयोंग ने शांत लहजे में कहा कि अफसोस, वो वाइटल स्पॉट मिस कर गया और उसकी स्किल्स थोड़ी रस्टी हैं। फिर बोला कि इन बैंडिट्स को वो टारगेट प्रैक्टिस के लिए यूज करेगा। ये सुनकर गैंग घबरा गया और गाड़ियों की तरफ भागा, लेकिन शाओयोंग ने एक एक करके उनके सीने, गर्दन और सिर पर प्रिसाइज शॉट्स मारे। जो लोग गाड़ी तक पहुंच भी गए वो भी नहीं बच पाए क्योंकि उसने गाड़ी पर भी गोलियां चला दी। उसने लगभग अपना सारा एमओ यूज कर दिया ताकि कोई भी बचकर न भागे। शांग ने देखा कि शाओयोंग की रिलोडिंग और शूटिंग की स्किल्स बहुत एडवांस्ड थीं। उसे शक हुआ कि शायद शाओयोंग पहले मिलिट्री में रहा हो। वो उसकी पुरानी लाइफ के बारे में और ज्यादा क्यूरियस हो गया। हमले के बाद सारे अटैकर्स मारे जा चुके थे। शाओयोंग ने शंग को ऑर्डर दिया कि सबको मोबिलाइज करके बॉडीज साफ करो, लेकिन फिर उसने रीथिंक किया। उसे लगा कि अभी तो अपोकलिप्स की शुरुआत है, शायद बॉडीज ऐसे ही छोड़ देना बेहतर होगा ताकि वो आगे चलकर ज़ोंबीज बने और ट्रेनिंग के काम आए। उसी समय चोंग, क्विजिंग और शुआ सड़क पर यात्रा कर रहे थे। उनकी अगली मंजिल थी शियोंग का फोर्ट्रेस। कार में बैठी क्विजिंग पहले से ही शुया की इंटेंशंस पर शक कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि शुया सिचुएशन और शूसांग दोनों का फायदा उठाना चाहती है। जब कार फोर्ट्रेस के पास पहुंची तो क्विजिंग ने शुया से बाहर निकलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि बस कार के अंदर से देख लेना ही काफी है, लेकिन क्विजिंग ने जबरदस्ती उसे बाहर खींचा। उधर शू खंग अपनी गैंग को रेडी कर रहा था। उनके पीछे वाली कार में हथियारों से लैस आदमी बैठे थे जो मारने को तैयार थे। शुया ने गुस्से में पूछा कि आखिर क्विजिंग उसे इस झमेले में क्यों खींच लाई। क्विजिंग ने जवाब दिया कि उसे पता है शुया फेक है और सिर्फ फायदा उठाना चाहती है। शुया ने डिनाई किया और बोली कि वो बस मदद करना चाहती थी और शाओयोंग को फिर से लीश पर लाना चाहती थी। तभी क्विजिंग का ध्यान उस जमीन पर पड़ा जहां ढेर सारी लाशें पड़ी थीं। शॉक्ड होकर उसने पूछा कि यहाँ क्या हुआ है। शुआ ने सजेस्ट किया कि उन्हें तुरंत निकल जाना चाहिए। क्विजिंग ने खून को गौर से देखा और कहा कि बॉडीज कई घंटों से मरी हुई लगती हैं। उसने शक जताया कि शायद शाओयोंग के सप्लाईज को लेकर किसी ग्रुप्स में लड़ाई हुई थी। फिर उसने अंदाजा लगाया कि ऐसे में शाओयोंग शायद मर चुका है, लेकिन तुरंत ही उसने जोड़ दिया कि उसे फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा है या मरा, जब तक उसे सप्लाईज मिल जाएं। तभी अचानक वो एग्जीक्यूटिव जिसे शाओयोंग ने पहले गोली मारी थी बुरी तरह घायल होने के बावजूद उठ खड़ा हुआ। वो फोर्ट्रेस गेट तक पहुंच गए। क्विजिंग ने शिकायत की कि ये गेट बेकार है क्योंकि इससे दूसरी तरफ कुछ दिखाई ही नहीं देता। शुआ ने कहा कि अगर दरवाजा लॉक है तो शायद शाओयोंग ठीक ही होगा। तभी शनचन बाहर आया और पूछा कि ये 2 औरतें कौन हैं और इन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता। शुया ने कहा कि वो शाओयोंग की दोस्त हैं और क्विजिंग ने सीधा खुद को उसकी गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस कर दिया। चोनचन ने जाकर अंदर बताया कि 2 औरतें बाहर खड़ी हैं और उनमें से एक कह रही है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। शुइजिंग ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या शाओयोंग की कोई नई गर्लफ्रेंड बन गई है। शुया ने कहा कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी और मैटर डिस्कस करने हैं। लेकिन शुया ने नोटिस किया कि क्विजिंग हथियारबंद थी और उसे शक हुआ कि शूसंग सच में अंदर घुस पाएगा क्या, क्योंकि उसने कई पिस्तौल और हथियारबंद लोग साथ लाए थे। जब शाओयोंग सामने आया तो उसने ठंडे लहजे में पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। माइंड से एबिलिटी यूज करके उसने तुरंत देख लिया कि उनके एक्सक्यूजेस झूठ हैं। शुया ने फेक कंसर्न दिखाते हुए कहा कि वो बस यह देखने आए हैं कि क्योस में वो कैसा है, लेकिन शाओयोंग जानता था कि वो उसे मारने आए हैं। उसने सीधा पूछा कि अगर वो गलत नहीं है तो शूसंग अपने लोगों के साथ पास ही होगा। उसने पूछा कि कितने आदमी और कितने हथियार लाए हो। दोनों स्टंड रह गए, शौक में कि शाओयोंग को सब पता है। उसने उनके पैरों के पास वार्निंग शॉट्स चलाए और बोला कि झूठ बोलना बंद करो। शुया ने उसे काम करने की कोशिश की, बोली कि फाइट का ये सही समय नहीं है क्योंकि वो आर्म्ड है। लेकिन क्विजिंग ने चैलेंज करते हुए कहा कि उसे पता है शाओयोंग में उन्हें किल करने की गट्स नहीं है। शाओयोंग ने कामली रिप्लाई किया कि उन्हें मारना तो बहुत ईजी है, लेकिन उसके पास उससे भी बेहतर प्लान है। उसने गेट खोल दिया और दिखाया कि उसने ज़ॉम्बीज़ की एक पूरी होड़ वहीं छोड़ रखी थी ताकि इंट्रूजर्स को निपटा सके। वो क्रिएचर्स सीधे क्विजिंग और शुया पर टूट पड़े
दोनों भागते हुए चिल्लाईं और शूचोंग को हेल्प के लिए आवाज दी। उसी वक्त शियाओयंग ने अपने लोगों को अलर्ट किया कि पास में इन्फेक्टेड मौजूद हैं और सबको पीछे हटने व एरिया खाली करने का आदेश दिया। बाकी सब ने लड़कियों को वहीं छोड़ दिया। उन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन क्वीजिंग मरने का इरादा नहीं रखती थी। उसने डिलिबरेटली शुया को धक्का देकर गिरा दिया। शुया को ज़ॉम्बीज ने पकड़ लिया और क्वीजिंग मौका पाकर भाग गई। भागते हुए भी वो नर्वस थी, लेकिन खुद को समझा रही थी कि उसने सही किया और शुया डिजर्व करती थी। इधर शाओयंग ने मिशन कंप्लीट कर दिया और 10 पॉइंट्स और कमा लिए, जिससे उसका टोटल 18 हो गया। तभी सिस्टम ने उसे नई टास्क दी, बेस के बाहर का पूरा एरिया क्लियर करना, यानी ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करना। रिवॉर्ड था 10 और पॉइंट्स। बेस पर शनशन ने पूछा कि क्या सब लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। शाओयंग ने समझाया कि अब अपोकलिप्स ऑफिशियली शुरू हो चुका है, क्योंकि इन्फेक्शन हवा के जरिए फैल गया है। सब इन्फेक्ट हो चुके हैं, लेकिन ज़ॉम्बी तभी बनेंगे जब मरेंगे। उसने सबको बुलाकर मीटिंग करने को कहा और आदेश दिया कि अगले 2 दिन कोई भी बेस से बाहर नहीं जाएगा। डोर्स और विंडोज बंद रहेंगे। अगर इस समय ज़ॉम्बीज से कांटेक्ट अवॉइड किया तो शरीर इन्फेक्शन के साथ बेहतर अडेप्ट करेगा और म्यूटेशन का रिस्क कम होगा। जांग ने बताया कि चोंग बुरी तरह इंजर्ड है। इन्फर्मरी में चोंग पहले से ही वायरस से अफेक्ट होकर म्यूटेशन की प्रोसेस में था। शहर के सेंटर में क्योस फैल चुका था, न सिर्फ ज़ॉम्बीज की वजह से बल्कि लोगों की वजह से भी। जांगा अपनी विंडो से सब देख रहा था और खुद से कह रहा था कि सब कुछ पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसने अपनी वाइफ और बेटे से कहा कि वो रात में वेयरहाउस जाएगा सप्लाईज लेने और उन्हें अंदर लॉक रहने को कहा। लेकिन तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। वो धीरे से गोल्फ क्लब लेकर आर्म हुआ। किसी की आवाज सुनकर उसे थोड़ा रिलीफ हुआ कि वो योंगताओ था, लेकिन वो राहत बेकार थी। योंगताओ ने उसे लात मारकर गिरा दिया और अपनी गैंग को सौंप दिया। शंग ने आर्ग्यू किया कि उसने हमेशा योंगताओ के साथ अच्छा किया, लेकिन योंगताओ ने उसे जांग का स्लेव कहा। शंग ने कहा कि अगर वो न होता तो योंगताओ सड़क पर होता, लेकिन योंगताओ ने जवाब दिया कि भले उसने पैसे कमाए, जोंग ने कई हाउसेस खरीद लिए। उसने डिमांड किया कि शंग उसे वेयरहाउस का एड्रेस और कीज दे। शंग ने रिफ्यूज कर दिया। गुस्से में योंगताओ ने उसकी वाइफ को टारगेट करने की धमकी दी। शंग के बेटे ने रेजिस्ट करने की कोशिश की और योंगताओ को काटा, लेकिन उसे भी पीटा गया। शंग ने उन्हें कावड़ कहा और कहा कि उसे ले जाओ, लेकिन उसके परिवार को छोड़ दो। योंगताओ ने कहा कि जब तक शंग कोऑपरेट करेगा उसका परिवार सेफ रहेगा और सबको वेयरहाउस की तरफ ले जाने का आदेश दिया। वेयरहाउस पहुंचने पर योंगताओ निराश हुआ कि सामान बहुत कम बचा है। जंग ने कहा कि उसने सब एक बड़े क्लाइंट को बेच दिया। तभी योंगताओ को शाओयंग याद आया और बोला कि अगर वो उसके फैक्ट्री से सप्लाईज ले आए तो सारी जिंदगी के लिए खाना होगा। शंग ने वार्न किया कि उन्हें जल्दी निकल जाना चाहिए क्योंकि शाओयंग ने बहुत स्टॉक किया है, जिसमें हथियार भी हैं। जंग ने कहा कि लगता है शाओयंग ने दुनिया के अंत को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। योंगताओ ने कहा कि वो उनका प्रॉब्लम है और जांग को शाओयंग से नेगोशिएट करने का आदेश दिया, ये कहते हुए कि अगर उसने किया तो उसका बेटा सेफ रहेगा। उधर शाओयंग के बेस पर सब लोग इन्फर्मरी में इकट्ठा थे, जहां चोंग अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। उसके दोस्तों का दिल टूट गया। यिमिंग ने सजेस्ट किया कि उसे तुरंत मार देना चाहिए, ये कहते हुए कि वो पहले ही मर चुका है और अगर वो छूट गया तो सबके लिए खतरा होगा। जंग ने कहा कि क्या वो इतनी आसानी से अपने भाई को छोड़ रहा है, लेकिन शाओयंग ने कंफर्म किया कि रिकवरी का कोई चांस नहीं है। उसने यिमिंग को चाकू थमा दिया और कहा कि अगर वो इतना चाहता है तो खुद ही कर ले। उसे याद दिलाया कि यिमिंग शुरू से ही वेपन चाहता था और ये उसका चांस है। लेकिन तभी जेंग ने नाइफ ले लिया और कहा कि वो खुद करेगा। शाओयंग ने पूछा कि क्या वो स्वर है, क्या उसने जो बातें कही वो सिर्फ एक्ट नहीं थी, क्या वो सच में आखिर में किलर बनने के लिए तैयार है। जंग ने कामली रिप्लाई किया कि उसे अपने भाई पर भरोसा है। शाओयंग ने जेंग को अप्रूव किया और उसे आगे बढ़ने दिया, लेकिन जैसे ही जेंग चोंग को मारने वाला था, शाओयंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने स्ट्राइक रोक दी क्योंकि उसे सिस्टम में कुछ खास दिखाई दिया था। सिस्टम से नोटिफिकेशन आया था कि एक रेयर टाइप का म्यूटेंट डिटेक्ट हुआ है। शाओयंग ने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा कि ये एक स्पेशल सिचुएशन है जिसे उसे अकेले चेक करना है। इन्फर्मरी में चोंग के साथ अकेले रहकर शाओयंग ने उसका नाम कंफर्म किया और बताया कि उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। शहर में दूसरी तरफ शंग ज़ॉम्बी होर्ड से भागते हुए कार पर से कंट्रोल खो बैठा और कार एक पोल से जा टकराई। बाहर निकलते ही सामने एक ज़ॉम्बी आ गया। शंग ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे काट लिया गया। इसके बावजूद उसने क्रोबार से उस ज़ॉम्बी को मार गिराया। उसे समझ आ गया कि अब उसके पास इन्फेक्शन के आगे झुकने से पहले बहुत कम समय बचा है, लेकिन फिर भी वो शाओयंग के बेस की तरफ पैदल चल पड़ा। उधर बेस पर सब लोग हथियार लेकर बाहर ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रहे थे। शनचान ने कंप्लेंट की कि नया प्रोटेक्टिव गियर बहुत अनकंफर्टेबल है। शाओयंग ने समझाया कि यह सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि ज़ॉम्बीज को मौत का कोई डर नहीं होता और वो एक्सप्लोसिव फोर्स से अटैक करते हैं। एक्सपीरियंस न होने की वजह से ऑर्डिनरी लोग आसानी से काटे जा सकते हैं, इसलिए गियर जरूरी है। शो ने कॉर्नर पर एक ज़ॉम्बी स्पॉट किया और सबको अलर्ट किया। ये उनका पहला रियल ट्रेनिंग था। ज़ॉम्बी के चार्ज करते ही शाओयंग ने इंस्ट्रक्शंस दोहराए, डिस्टेंस मेंटेन करो और वाइटल पॉइंट्स एम करो। उसने आसानी से डॉज किया और बताया कि अटैक का बेस्ट मोमेंट वो है जब ज़ॉम्बी स्ट्राइक मिस करे। चबी लड़के ने सबसे पहले अटैक किया और ज़ॉम्बी के सिर पर छुरा मारा, लेकिन डैमेज कम हुआ और वो खुद भी घायल हो गया। शाओयंग ने कहा कि वेपन सही तरह से पकड़ना जरूरी है। ज़ॉम्बी ने उस पर जंप किया। उसने ब्लेड से डिफेंड किया। शाओयंग ने माना कि डिफेंस बुरा नहीं था, लेकिन उसे कंपेनियंस की हेल्प चाहिए। तभी जंग ने बेसबॉल बैट उसकी गर्दन पर मारकर ज़ॉम्बी को गिरा दिया
और ट्रेनिंग सफलतापूर्वक खत्म हुई। इसके तुरंत बाद ग्रुप ने मिलकर चोंग को मार गिराया, जबकि शाओयांग देखता रहा और बोला, यही सही तरीका है लड़ने का। लेकिन तभी पीछे से एक ज़ोंबी आ गया। शाओयांग ने बिना मेहनत के उसका सिर पकड़कर पटक दिया और काल्मली समझाया कि सराउंडिंग्स से नजर कभी मत हटाओ, क्योंकि किसी भी वक्त नया ज़ोंबी आ सकता है। इसी बीच शंग अभी भी बेस की तरफ बढ़ रहा था और सोच रहा था कि इतने ज़ोंबीज इस एरिया में क्यों इकट्ठे हैं। तभी उसे दूर से आवाजें सुनाई दी और उसने देखा कि एक ग्रुप ज़ोंबीज को मार रहा है। उनमें खुद शाओयांग भी था, जो क्रीचर्स को हंट कर रहा था। लेकिन तभी एक कार के नीचे छिपा ज़ोंबी, जो शुया जैसा दिख रहा था, शांग की टांग पकड़ लेता है। जब वो उसे काटने ही वाला था, उसी वक्त शाओयांग ने गोली मारकर उस ज़ोंबी का सिर उड़ा दिया। शंग ने खून से सनी लाश को हटाया और राहत की सांस ली कि आखिरकार उसे कोई जिंदा इंसान दिखा। लेकिन शाओयांग ने शंग की टांग पर बाइट देखते ही बिना हिचकिचाए बंदूक उसकी कनपटी पर तान दी। शंग ने गोली चलाने से पहले उससे बात करने की गुहार लगाई। उसने बताया कि योंगडाओ ने उसे बेट्रे किया है और उसकी फैमिली को बंधक बनाया हुआ है। वो मजबूरन शाओयांग के बेस से सप्लाई लाने आया था। उसने माना कि वो कोई संत नहीं है, लेकिन उसने अपने वाइफ और बच्चों के लिए आखिरी बार मदद मांगी। उसने कहा कि वो इनोसेंट हैं और उन्हें बचाना जरूरी है। शाओयांग ने सोचा कि जब केओस शुरू हुआ था, तब शंग ने सेल्फिश होकर सप्लाईज खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन इनडायरेक्टली उसी की वजह से फोर्ट्रेस स्टॉक्ड रहा। वो पहले ही हेल्प करने की तरफ झुक चुका था। तभी सिस्टम ने और मोटिवेट किया। उसे नई मिशन मिली, प्रोटेक्ट द फैमिली, जिसमें शंग की फैमिली को बचाना था। शाओयांग ने शंग को भरोसा दिलाया कि वो सिचुएशन संभालेगा। शंग ने एक्सट्रीम ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए कहा कि अगर अगला जन्म हुआ तो वो उसका कर्ज चुकाएगा। फिर उसने रिक्वेस्ट की कि उसे तुरंत किल कर दिया जाए, क्योंकि वो मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता। लेकिन शाओयांग ने उससे कहा कि पास में एक मोटरसाइकिल लेकर दूर निकल जाओ, बिल्कुल आइसोलेट रहो, ताकि किसी और के लिए खतरा न बनो। शंग ने सिंसेरिटी से अग्री किया और छोटा बाइक लेकर लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद जितना दूर हो सके निकल पड़ा। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद शाओयांग ने समझाया कि ज़ॉम्बीज को जलाना जरूरी है ताकि वो वापस न उठे। इसी के साथ उसने बेस को क्लियर करने का मिशन पूरा किया और सिस्टम से 10 और पॉइंट्स कमा लिए। अब उसका टोटल 28 हो चुका था। उसने ग्रुप से कहा कि ये सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग थी, लेकिन अब वो लोग खुद को डिफेंड करने और छोटी होर्ड्स को हराने लायक बन चुके हैं। शाओयांग ने मंजूरी दी और शंग को अगला काम सौंप दिया। उसने उसे वेपन स्टोरेज की चाबी दी और समझाया कि अब फोर्ट्रेस की जिम्मेदारी उसी की होगी। शन थोड़ा परेशान दिखा, बोला कि शाओयांग का अकेले सिटी जाना बहुत रिस्की है, वहां पूरा हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। जैंग ने सुझाव दिया कि वो यिमिंग और शंग साथ चलें, लेकिन यिमिंग उतना तैयार नहीं था। शाओयांग ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, अभी वो सब उस लेवल की मिशन के लिए रेडी नहीं है। उसने कहा कि उसे शंग पर भरोसा है कि वो उसकी गैर मौजूदगी में सब कुछ संभाल लेगा। थोड़ी देर बाद शाओयांग अपनी कार में बैठा हथियार चेक कर रहा था। निकलने से पहले उसने नोटिस किया कि सिस्टम स्टोर अब भी खाली है, क्योंकि आइटम्स ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होने में टाइम लेते हैं। उसने तय किया कि मैनुअली रिफ्रेश करेगा, भले ही इसमें कीमती पॉइंट्स खर्च हों। जैसे ही उसने ऐसा किया, 2 नए बॉक्स सामने आए, एक लेवल 1 ब्लैक टेक्नोलॉजी बॉक्स, एक मीडियम सप्लाईज बॉक्स और एक लेवल 1 वेपन बॉक्स। अगला मैनुअल रिफ्रेश 4 पॉइंट्स का था। शाओयांग ने खुद से कहा कि उसे बिना सोचे समझे पॉइंट्स खर्च करना बंद करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह वैल्यू देगा। उसने सबसे पहले ब्लैक टेक्नोलॉजी बॉक्स खरीदा, जिसकी कीमत थी 20 पॉइंट्स। अब उसके पास सिर्फ 6 बचे। अचानक एक तेज लाइट चमकी और सामने आया फिजिकल स्ट्रेंथिंग पोशन +5। शाओयांग खुश होकर हंसा और बिना देर किए उसने उसे इस्तेमाल कर लिया। उसकी स्ट्रेंथ अब बढ़कर 13 पॉइंट्स हो गई, जो एक नॉर्मल इंसान की ताकत का लगभग 260% था। इधर शांग के घर पर उसका परिवार अब भी बंधक था। योंगडाओ उस रूम में लौटा जहां वो सब बंद थे। उसके कुछ आदमी औरत पर हमला करने लगे, उसे जमीन पर फेंक दिया और उसके कपड़े फाड़ने लगे। किसी ने चिढ़कर कहा कि यह सारा शोर बहुत डिस्गस्टिंग है, लेकिन दूसरा बोला कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। तभी तीसरे ने चेतावनी दी कि औरत के पास अब खोने को कुछ नहीं है, वो अगर भिड़ गई तो बुरा हाल कर देगी। उसने ये भी कहा कि जब उसका पति वापस आएगा तो हालत बिगड़ सकती। योंगडाओ ने सबको रोक दिया, बोला कि उसके आने तक इंतजार करें, और फिर परिवार को फिर से कमरे में बंद कर दिया। सिटी में शाओयांग अपनी कार चला रहा था, रास्ते का एनालिसिस कर रहा था कि कहां तक जाना सेफ रहेगा। अब उसके रिफ्लेक्स और रिएक्शन सुपर ह्यूमन जैसे थे। वो आसानी से हर ऑब्स्टेकल को डॉज कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो एक ऐसी एवेन्यू पर पहुंचा जो ज़ॉम्बीज से पूरी भरी हुई थी, उसे कार रोकनी पड़ी। समझ गया कि अंदर रहना और खतरनाक होगा, तो उसने पैदल जाने का फैसला किया। 2 ज़ॉम्बीज उसकी तरफ झपटे, लेकिन शाओयांग अब डरने वालों में से नहीं था। उसने एक ज़ॉम्बी को उठाकर दूसरे पर फेंका, फिर इन्वेंट्री से चाकू निकाला और सिर्फ 2 सटीक वार में दोनों के सिर उड़ा दिया। उसने महसूस किया कि अब वो किसी भी नॉर्मल ज़ॉम्बी के सामने हार नहीं सकता। उसके सेंसेस इतने तेज थे कि वो खुद को लगभग इंसान से ज्यादा कुछ महसूस कर रहा था। कुछ ही देर बाद उसने करीब 800 मीटर दूर से एक शोर सुना। सिस्टम ने नोटिफिकेशन भेजा, रैंडम एनकाउंटर मिशन डिटेक्टेड। मतलब कुछ लोग एक बड़े ज़ॉम्बी हॉर्ड से घिरे हुए थे और मदद की सख्त जरूरत थी। वो सब एक कन्वीनियंस स्टोर में फंसे थे। बाहर ज़ॉम्बीज की भीड़ थी, अंदर कुछ बड़े लोग और एक बच्चा भी था जो डरा हुआ रो रहा था। एक पुलिस ऑफिसर भी था जिसके पास सिर्फ एक पिस्टल थी, जो इतने ज़ॉम्बीज के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, अब बचेंगे कैसे। अचानक बाहर से जोरदार आवाजें आने लगी। ज़ॉम्बीज चीख रहे थे, खून हर तरफ बिखर गया था।
एक ज़ॉम्बी का सिर स्टोर की खिड़की से टकराकर फट गया। सबके रोंगटे खड़े हो गए। ऑफिसर ने कहा कि बाहर जाकर देखना होगा कि क्या हुआ है। जैसे ही उन्होंने बैरिकेड हटाई और बाहर निकले, सब हैरान रह गए। पूरा हॉर्ड मरा पड़ा था। किसी ने कहा कि शायद कोई म्यूटेंट ज़ॉम्बी रहा होगा जिसने ये किया, लेकिन बच्चे के पिता ने झिड़कते हुए कहा, ऐसे म्यूटेंट सिर्फ गेम्स में होते हैं, असल जिंदगी में नहीं। वो बेटे को पढ़ाई के बजाय ऐसी बकवास सोचने पर डांटने लगा। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि इस टाइम झगड़ा बंद करो और चुपचाप आगे बढ़ो। जब वो सब धीरे धीरे साइडवॉक पर चल रहे थे, तभी उनकी नजर श्याओयोंग पर पड़ी, जो सिस्टम चेक कर रहा था। उसने अभी अभी मिशन पूरा किया था और 5 पॉइंट्स रिवॉर्ड पाए थे। बच्चा उसे देखकर बोला, हे मस्ट बी ए म्यूटेंट। लेकिन ऑफिसर ने कहा, नहीं, ये तो बस एक और सर्वाइवर है। श्याओयोंग ने हंसते हुए कहा कि बच्चे की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये भी बताया कि म्यूटेंट्स सच में एग्जिस्ट करते हैं, बस बहुत रेयर होते हैं। ऑफिसर खुश हुआ कि कोई और सर्वाइवर मिला है और बोला कि बाहर रहना बहुत खतरनाक है, वो चाहे तो उनके साथ चल सकता है। श्याओयोंग ने पूछा, क्या सिर्फ तुम लोग ही बचे हो? ऑफिसर ने बताया कि नहीं, वो सप्लाईज लेने निकले थे और बाकी लोग अब भी रिंग में हेल्प का इंतजार कर रहे हैं। श्याओयोंग ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, जिनयू की मेंशन वहीं पास में। बच्चे के पिता ने लोकेशन कंफर्म की और श्याओयोंग को उनके साथ जुड़ने का निमंत्रण दिया। उसने समझाया कि उनके कप्तान के पास हथियार है और अगर सब साथ रहेंगे तो ज्यादा सेफ्टी रहेगी। श्याओयोंग ने खुद को बस एक कमजोर निर्दोष सर्वाइवर की तरह दिखाया और उनकी मेहमान नवाजी के लिए दिल से शुक्रिया कहा। सब धीरे धीरे सावधानी से रंगक्षिंग गार्डन की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में बच्चे के पिता ने पूछा कि श्याओयोंग का जिनयू की मेंशन के पास क्या काम है? क्या वो किसी को बचाने जा रहा है, गर्लफ्रेंड या कोई रिश्तेदार? फिर उसने कहा कि इस दुनिया के अंत जैसे हालात में ये सोचना बेहतर है कि शायद वो लोग पहले ही मर चुके हों। ऑफिसर ने हामी भरी और कहा कि अब अपोकलिप्स में सिर्फ ज़ॉम्बीज ही दुश्मन नहीं है, बल्कि इंसान भी हैं, निर्दयी और भ्रष्ट। उसने बताया कि इस इलाके में एक खतरनाक ग्रुप है जिसका बेस माउंटेन विलेज में है। वो लोग दूसरों को मारकर खुद जिंदा रहते हैं। उसने कहा कि उसके कुछ साथी भी उन्हीं के हाथों मारे गए थे, पर बोला कि इस बारे में बाद में और बात करेंगे। तभी बीच बातचीत में बच्चे ने चीख कर कहा, पीछे ज़ॉम्बी। ऑफिसर ने फौरन पलटकर देखा और वक्त रहते गोली मार दी। ज़ॉम्बी का सिर उड़ गया, मगर उस एक आवाज ने पूरे हॉर्ड को आकर्षित कर लिया। अब चारों तरफ से ज़ॉम्बीज उमड़ पड़े। ऑफिसर ने शांत रहने की कोशिश की और किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगा। तभी उसने एक बस देखी और चिल्लाया, रन टू द बस। श्याओयोंग ने मन ही मन सोचा कि ये आदमी डिसीजन लेने में अच्छा है, बस उस सिचुएशन में अच्छी कवर थी, लेकिन अगर वो पलट गई तो सब खत्म। उसने ऑफिसर के डिसीजन को 10 में से 7 नंबर दिए। श्याओयोंग आखिरी में बस में दाखिल हुआ और ठीक वक्त पर दरवाजा बंद किया। बाहर ज़ॉम्बीज बस पर जोर जोर से टकराने लगे, उसे गिराने की कोशिश करते हुए। ऑफिसर दरवाजा रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसके हाथों में दम नहीं बचा था। तभी श्याओयोंग उठा और एक ही हाथ से दरवाजा बंद किया। सीधे एक ज़ॉम्बी के चेहरे पर उसका जबड़ा कुचल गया। ऑफिसर हैरान रह गया, इतनी ताकत आई कहां से? श्याओयोंग ने कहा कि वो दरवाजा संभाल रहा है, लेकिन सबको चेताया कि हॉर्ड से छुटकारा पाने के लिए खिड़कियां तोड़नी होंगी और ऊपर से लड़ना होगा। सबने मिलकर खिड़कियां तोड़ी और ऊपर से ज़ॉम्बीज के सिर पर हथियार घोंपने लगे। ऑफिसर की पिस्टल की गोलियां खत्म होने लगी और उसकी टेंशन बढ़ गई। श्याओयोंग ने बड़ी आसानी से अपनी इन्वेंट्री से एक क्रॉसबो निकाला और उसे थमाते हुए कहा, यूज दिस, इट्स बेटर। ऑफिसर चौंक गया, पूछा, इतना हथियार कहां से मिला? श्याओयोंग मुस्कुराया, बोला, कहीं पड़ा था, ऐसे मौके के लिए बचा रखा था। ऑफिसर ने क्रॉसबो उठाया और ज़ॉम्बीज को सटीक तरीके से खत्म करने लगा। कुछ देर में उन्होंने हॉर्ड का खतरा काफी हद तक कम कर दिया और बस से बाहर निकल आए। बच्चा खुशी से चिल्लाया, हम जीत रहे हैं, 2 बार बच चुके हैं, हम लोग डेस्टिन्ड हैं जिंदा रहने के लिए। श्याओयोंग हल्का सा मुस्कुराया, मगर बोला कि अब भी हालात पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। उसने सबको सावधान रहने की सलाह दी। मन ही मन वो अपनी बेस के बारे में सोचने लगा। उम्मीद कर रहा था कि वहां सब ठीक हो। उधर बेस पर यिमिंग ने कहा कि वो रात में गार्ड ड्यूटी करेगा। उसका एक दोस्त ताना मारते हुए बोला, वाह, अब जाकर कुछ करने का मन हुआ? यिमिंग चिढ़ गया और बोला, मैं हमेशा करता हूँ, तू अपने काम से काम रख। दूसरे साथी ने कहा कि यिमिंग आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव कर रहा है। शंग ने व्यंग्य में कहा, अगर इतना दम है तो आज रात अकेले पेट्रोलिंग कर ले। रात में यिमिंग वॉच टावर पर चढ़ गया। उसने चारों ओर देखा और खुद से बड़बड़ाया, सब सो रहे हैं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो स्टोरेज रूम की चाबी लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन शेन की नींद खुल गई। यिमिंग ने फौरन रिएक्ट किया, शेन के चेहरे पर मुक्का मारा और चाबी लेकर भाग गया। आवाज सुनकर सब जाग गए। जैंग ने पूछा क्या हुआ, तो शेंग ने बताया, यिमिंग ने वेपन स्टोरेज की चाबी चुरा ली है। सब उसके पीछे भागे। भागते भागते यिमिंग इन्फर्मरी में पहुंचा और चोंग को आजाद करने की कोशिश की, पर जब उसने देखा कि चोंग का एक हाथ पहले से खुला हुआ था तो हैरान रह गया। सोचने लगा, किसी ने पहले से ही उसे ढीला क्यों छोड़ा? फिर मुस्कुराया, बोला, परफेक्ट, अब यही काम आएगा। जब बाकी लोग वहां पहुंचे तो देखा कि यिमिंग ने चोंग को छोड़ दिया है। शिंग ने घबराकर कहा, वो बच्चा, वो अब मॉन्स्टर बन गया है। शनशान ने कहा कि अब यिमिंग के पास सारे हथियार होंगे, लेकिन शेन ने सबको याद दिलाया कि श्याओयोंग का दिया हुआ प्लान याद रखो। उसने कहा कि किसी को भी कांटे जाने से बचना। सबने मिलकर चोंग को फिर से काबू में किया, इन्फर्मरी में फेंका और दरवाजा लॉक कर दिया। अजीब बात यह थी कि चोंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया।
वो बहुत शांत था, जैसे किसी ट्रांस में हो। शाओयोंग को यह गड़बड़ लगी। वो सोचने लगा कि आखिर उसने किसी पर हमला क्यों नहीं किया। शन ने कहा कि तब तक शायद यीमिंग अब तक पूरी तरह हथियार बंद हो चुका होगा। कुछ देर बाद यीमिंग सामने आया, हाथ में एक सबमशीन गन लेकर। उसने कहा, यह गन तो कबाड़ है, क्योंकि गोदाम में बस यही बची थी। और फिर ठंडी हंसी के साथ बोला, शाओयोंग, तुम सबको शुरू से ही बेवकूफ बना रहे थे। भले ही वो घटिया सी गन थी, लेकिन यीमिंग ने सबको अपने अपने रूम में लौट जाने का ऑर्डर दे दिया। जांग ने गुस्से में पूछा कि अब वो करने क्या वाला है। उसे याद दिलाया कि शाओयोंग ने ही सबकी जान बचाई थी, मगर यीमिंग बोला कि वो बात अब मायने नहीं रखती, क्योंकि शाओयोंग बाद में इसी बात का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर सकता है। उसने कहा कि शाओयोंग हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझता है, और एक बार सबको बचा लेने के बाद शायद वो उन्हें जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना देगा। शंग ने सिर हिलाते हुए कहा कि उसने कभी किसी को इतना एहसान फरामोश नहीं देखा। बाकी साथियों ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यीमिंग चिल्लाया कि सब चुप रहो और अपने रूम में चले जाओ। उसी वक्त चोंग अपने इन्फर्मरी काकी लेकर बाहर निकल आया। उधर रंगशंग गार्डन में शाओयोंग उन सर्वाइवर्स के साथ चल रहा था जिन्हें वो रास्ते में मिला था। पुलिस वाला जो उन्हें लीड कर रहा था, उसने बताया कि बस एक और क्रॉसिंग और फिर राउंड अबाउट पार करने के बाद जिन्यूस मेंशन आ जाएगा। उसने ये भी बताया कि उस रेसिडेंशियल एरिया का लेआउट किसी भूल भुलैया की तरह है, जहां ज़ॉम्बीज कभी भी छिपकर अटैक कर सकते हैं। उसने शाओयोंग को सावधान रहने को कहा और बताया कि अगर वो लौटना चाहे तो वो सब लोग रंगशन गार्डन के बिल्डिंग नंबर 8 में रहेंगे। शाओयोंग ने शुक्रिया कहा। एक आदमी ने पूछा कि क्या उसे सच में अकेले जाने देना ठीक है। आखिर उसने ज़ॉम्बीज को मारकर उनकी बहुत मदद की थी। पुलिस वाले ने कहा कि उन्हें मेंशन के अंदर की हालत पता नहीं, और अगर सब लोग अंदर गए और होर्ड ने घेर लिया तो वहीं मर जाएंगे। उसने कहा कि उनका काम यहीं तक था। अब शाओयोंग अपने मन से जा रहा है। जीनियस मेंशन के बाहर एक विशाल ज़ॉम्बी होर्ड था। योंगताओ ने कहा कि बिना सिग्नल के वो शंग से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। पता नहीं टास्क पूरा हुआ या नहीं। गंजा आदमी बोला कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आज रात वो अपना सारा गुस्सा निकाल कर रहेगा, वरना नींद नहीं आएगी। कुछ ने मजाक में कहा कि शायद शंग अब मर चुका होगा और इस बार वो उस औरत को बिना पछतावे के एंजॉय करेंगे। सुनहरे बालों वाला आदमी बोला कि बाद में पछताना मत, लेकिन बात करते करते उसने देखा कि नीचे के सारे ज़ॉम्बीज किसी ने अभी अभी मारे हैं। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, यह सोचकर कि शायद कोई और ग्रुप पहुंच गया। अगले ही पल उसकी गर्दन एक झटके में कटकर नीचे गिर पड़ी। रूम के अंदर वो औरत और उसका बेटा अपने सबसे बुरे पल झेल रहे थे। बच्चे को कोने में फेंक दिया गया और दरवाजा बंद कर दिया गया। तभी उसने देखा कि एक आदमी का सिर कटकर जमीन पर गिरा हुआ है। शाओयोंग दरवाजे पर खड़ा था, बिल्कुल शांत चेहरे से पूछता हुआ, क्या तुम शंग के बेटे हो? उसी वक्त अंदर कमरे में वो औरत कुछ राक्षस जैसे मर्दों के बीच पिट रही थी। तभी दरवाजा जोरदार लात से खुला और जो भी सामने आया उसका सिर तुरंत उड़ गया। बाकी लोग सन्न रह गए। यंगता दीवार पर पटक दिया गया और गंजे आदमी ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? जवाब में उसे सीधे चेहरे पर एक किक पड़ी। उधर बेस पर यीमिंग अब भी सबको अपने रूम्स में भेज रहा था। शिंग ने शनशन से कहा कि फिलहाल यीमिंग की बात मान लो, उसके पास हथियार है। यीमिंग चिल्लाया कि अगर किसी ने उसके खिलाफ कुछ प्लान करने की सोची भी तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने कहा कि अगर उसने आज अपनी ताकत नहीं दिखाई तो कोई उसे लीडर नहीं मानेगा। उसने घोषणा की कि पहला शिकार वही बूढ़ा आदमी होगा। सबको लगा शंग अब मारा जाएगा। तभी इन्फर्मरी से एक अजीब आवाज आई। दरवाजा खुला और चोंग बाहर आया। उसकी आंखों में पागलपन और मुंह से झाग निकल रहा था। यीमिंग बोला, ऐसे ज़ॉम्बी को जो चाबी चला सके मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। उसने गन उठाई, मगर ट्रिगर दबाने पर क्लिक की आवाज आई। गन खाली थी। उसे नहीं पता था कि शाओयोंग कभी किसी को लोडेड हथियार नहीं छोड़ता। उसी पल चोंग ने मौका पकड़ा और यीमिंग का पेट चीर दिया। उसके मरने के बाद चोंग ने उसका शरीर घसीटकर इन्फर्मरी में फेंक दिया। सबको हैरानी हुई कि उसने और किसी पर अटैक क्यों नहीं किया। चोंग ने दरवाजा बंद किया, चाबी फेंकी और अंदर अकेला बैठ गया। इधर शाओयोंग ने योंगदाओ और उसके गुंडों को पकड़ लिया था। उसने उस छोटे बच्चे को बुलाया। औरत ने कांपते हुए पूछा कि वो क्या करने वाला है, लेकिन बच्चे ने कहा, कोई बात नहीं माँ। शाओयोंग ने उसे एक चाकू दिया और कहा कि जिन राक्षसों ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को इतना दर्द दिया, अब उन्हें खत्म करना तुम्हारा हक है। गुनहगार रहम की भीख मांगने लगे, मगर शाओई की आंखों में अब डर नहीं था। औरत ने कहा, वो तो बस एक बच्चा है। शाओयोंग बोला, अब दुनिया बदल चुकी है। अब ये वही बच्चा है जो अपनी माँ की रक्षा करेगा और अपने डर को मारना सीखेगा। थोड़ी देर झिझकने के बाद शाओई ने हिम्मत जुटाई और उन दरिंदों को खत्म कर दिया। फिर रोते हुए पूछा, क्या पापा सच में मर गए? शाओयोंग ने दर्द भरी आवाज में सिर हिला दिया। माँ और बेटा दोनों टूट गए। औरत ने फिर धीमे से कहा, कृपया मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ ताकि वो जिंदा रह सके। शाओयोंग ने उस औरत की तरफ देखा और बोला कि वो दोनों को अपने साथ ले जाएगा। उसने मर चुके शंग से मन ही मन वादा किया कि वो उनकी फैमिली की हिफाजत करेगा। कुछ देर बाद वो लोग जिन्यू के मेंशन से बाहर निकल आए। रास्ते में शाओई ने पूछा कि रास्ते में जितने भी ज़ॉम्बीज पड़े हैं उन्हें किसने मारा। शाओयोंग ने शांति से जवाब दिया, मैंने। ये सुनकर बच्चा हैरान रह गया। फिर शाओयोंग ने उस औरत से पूछा कि क्या वो इलाके को अच्छे से जानती है। उसने कहा कि हाँ, उसे यहाँ के हर मोड़ का पता है, जिससे ग्रुप को काफी मदद मिलेगी। उधर शहर के दूसरे छोर पर कुछ क्रिमिनल्स रांगशन गार्डन की बिल्डिंग नंबर 8 में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अंदर मौजूद टीम के पास इतने अच्छे हथियार नहीं थे कि वो बैंडिट्स का मुकाबला कर सके।
बिल्डिंग में मौजूद पुलिस वाले ने सबको चेताया कि उन गुंडों की मीठी बातों पर भरोसा मत करना, वो चाहे कितनी भी विनम्रता से बात करें, लेकिन अगर दरवाजा खोला तो सब मर जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि शायद दया की भीख मांगने से जान बच जाए, लेकिन एक डरी हुई औरत बोली कि वो मरना पसंद करेगी, पर उन जानवरों के हाथ नहीं लगना चाहती। पुलिस वाले ने सबको कहा कि उन्हें किसी भी हाल में रेजिस्ट करना होगा और सीढ़ियां पकड़कर रखना उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि वहीं से घुसने का सिर्फ एक रास्ता है, बाहर। एक क्रिमिनल ने अपने लीडर से कहा कि अंदर वाले लोग हथियारबंद हैं और वो पुलिस वाला बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन उनके लीडर ने कहा कि फ्रंट से हमला नहीं करेंगे, बल्कि बिल्डिंग की बिजली और पानी काट देंगे ताकि अंदर वाले खुद भूख प्यास से हार मान लें। मगर शाओयोंग पहले से ही AK-47 लेकर तैयार बैठा था। शाओई ने जिज्ञासा से पूछा, क्या वो लोग बुरे हैं? शाओयोंग ने ठंडे स्वर में कहा, वो वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारी मां को चोट पहुंचाई थी। उधर बिल्डिंग में पुलिस वाले ने धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। तभी गोलियों की आवाज आई। पहले लगा कि उन पर हमला हुआ है, लेकिन जल्दी ही समझ आया कि गोलियां बाहर के क्रिमिनल्स पर चल रही हैं। उसने देखा शाओयोंग सड़कों पर खड़े उन गुंडों को बिना हिचकिचाए काट रहा था, जैसे किसी मशीन से गोलियां बरस रही हों। जो कुछ बचे थे उन्होंने पिस्टल से जवाब देने की कोशिश की, मगर उनके सारे शॉट्स मिस हो गए। क्रिमिनल्स का लीडर शाओयोंग की हिंसा देखकर डर गया। उसने अपने साथी को ऑर्डर दिया कि उस पागल को गोली मारो, लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ, शाओयोंग ने तेजी से साइड लिया, उसकी पिस्तौल पकड़कर गर्दन पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। सब खत्म। सारे दुश्मनों को खत्म करने के बाद शाओयोंग बिल्डिंग नंबर 8 में दाखिल हुआ। अंदर के लोग डर के मारे हथियार उठाकर खड़े थे, ये सोचकर कि शायद कोई और गुंडा है, लेकिन जब उन्होंने शाओयोंग को पहचाना तो सबकी जान में जान आई। पुलिस वाले ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुमने तो कमाल कर दिया। शाओयोंग ने उन्हें बताया कि अब बाहर आना सेफ है। उसी वक्त सिस्टम से उसे नया मिशन मिला, रंगशांग गार्डन के 5 सर्वाइवर्स को रिक्रूट करना। इसके बदले उसे 25 पॉइंट्स मिलते। उसने पूछा कि वो लोग कौन हैं। पुलिस वाले ने बताया कि वो बाकिशन नाम के खतरनाक गैंग के लोग हैं, जो शहर के साउथ हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं। शाओयोंग ने पूछा कि वहां तक जाने का रास्ता कौन जानता है। एक आदमी ने कहा कि वो लोग बहुत हैवी वेपन से लैस हैं और उनके पास ढेरों रिसोर्सेज हैं। दूसरे ने बताया कि उन्होंने पूरे गांव को बंधक बना रखा है। शाओयोंग कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आई। शूशेंग और क्यूईजिंग का बेस भी साउथ में था। शायद यही गैंग उस समय उसके बेस पर हमला कर चुकी थी। उसने पूछा कि क्या बाकिशन वाले पहले से वहां रहते थे। आदमी ने कहा नहीं, उन्होंने बाकी सबको मारकर जगह हथिया ली थी, जिससे पता चलता है कि वो कितने क्रूर हैं। शाओयोंग ने तय किया कि अब उससे निपटना जरूरी है। उसने पुलिस वालों से कहा कि मरे हुए गुंडों की बॉडीज चेक करो, जितना एमओ मिले निकालो। उसने कहा कि जो AK-47 मिले वो अपने पास रख लो, क्योंकि जल्द ही बाकिशन अपने लोगों की मौत का बदला लेने जरूर आएंगे। उसने बताया कि शायद 10 और आदमी भेजे जाएंगे, इसलिए बिल्डिंग को कुछ दिन और डिफेंड करना पड़ेगा, जब तक वो बाकी हिसाब नहीं निपटा देता। किसी ने कहा कि वो अकेले ऐसा नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। पुलिस वाले ने भी हामी भरी, ये बहुत रिस्की है और यहाँ ज्यादा देर रहना भी सेफ नहीं। लेकिन शाओयोंग ने शांत स्वर में कहा, इसकी चिंता मत करो, ये मेरे और बाकिशान के बीच का पर्सनल मामला है। उसने वादा किया कि वो सबको ईस्ट की तरफ अपने फोर्ट्रेस में लेकर जाएगा और तब तक सबको सतर्क रहने को कहा। उधर बाकिशन बेस पर दीवारों पर लटके ज़ॉम्बी शव किसी भयानक सजावट जैसे लग रहे थे। अंदर एक बड़ी टेबल के चारों ओर मीटिंग चल रही थी, जिसमें शूसंग भी मौजूद था। एक चश्माधारी आदमी शेफलिन चैचिक ने पूछा, शुआंग, सप्लाई का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं? शुआंग ने जवाब दिया कि उसने कुछ लोगों को भेजा है, वो जल्द लौट आएंगे। तभी काइजी नाम के मेंबर ने कहा कि उनके बहुत से साथी अब मेंशन में रह रहे हैं और वो सिर्फ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट लूट कर नहीं जी सकते। शुआंग ने कहा कि उसने सब अरेंज कर लिया है और उसके लोग सब कुछ लेकर लौटेंगे। लिन ने तंज मारा, अब तक तुम्हारा एक ही काम था और वो भी पूरा नहीं हुआ। शुआंग ने गुस्सा रोकते हुए कहा, इस बार सब ठीक रहेगा। कुछ देर बाद शूशेंग ने पूछा कि उसके लोग अब तक लौटे क्यों नहीं। किसी ने बताया कि 1 घंटे पहले रीइंफोर्समेंट भेजा था, पर वो भी नहीं लौटा। सब मारे गए। शूशेंग दंग रह गया। आम सिविलियंस ने हमारे हथियारबंद लोगों को कैसे खत्म कर दिया। गुस्से में उसने ऑर्डर दिया कि अब की बार पूरा गैंग तैयार हो जाए। उधर शाओयोंग अपने बेस की तरफ लौट रहा था। शानशान ने कार की आवाज सुनी और दौड़कर बाहर आई। शाओयोंग ने मिशन पूरा किया, जिम्मेदारी ली और सिस्टम से 25 और पॉइंट्स पाए। अब उसके पास कुल 36 पॉइंट्स थे। शानशान ने चैन की सांस ली कि वो जिंदा लौट आया। शाओयोंग ने कहा कि उसे यिमिंग ने ही बचाया था। शानशान चौंक गई, क्या तुम्हें पहले से पता था? शाओयोंग ने बस इतना कहा, जंग, शानशान और उसके बेटे को इन्फर्मरी ले जाओ। बाद में किसी ने पूछा, क्या तुम्हें सच में पता था कि यिमिंग गद्दार था? शाओयोंग ने कहा, पक्का नहीं था, पर शक था, इसलिए मैंने डिपो में सिर्फ नकली हथियार छोड़े थे ताकि कोई और नुकसान न हो। तभी शांग ने गंभीर चेहरे से कहा, हमें एक और बड़ी दिक्कत है, चोंग का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा। शाओयोंग ने कहा कि उसे पहले से पता था कि चोंग कोई आम ज़ॉम्बी नहीं था, बल्कि एक स्पेशल म्यूटेंट ज़ॉम्बी था जो बेहद रेयर होते हैं। जब वो इन्फर्मरी में दाखिल हुआ तो उसने चोंग से पूछा कि क्या वो उसकी बात समझ सकता है। उसने कहा, अगर समझ रहा है तो 3 बार पलक झपका, और चोंग ने वैसा ही किया। शाओयोंग ने फिर समझाना शुरू किया कि अपोकलिप्स के बाद कुछ इन्फेक्टेड लोग म्यूटेशन से गुजरे थे। ये रेयर म्यूटेंट्स आम ज़ॉम्बीज से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उनके अंदर नॉर्मल ज़ॉम्बीज से ज्यादा पोटेंशियल होता है और उनमें अपने पुराने यादों के कुछ हिस्से बच जाते हैं। उसने कहा कि वो लोग बेहद लकी हैं
कि चोंग उन्हीं रेयर टाइप्स में से एक है। चलते वक्त चोंग ने जानबूझकर यिमिंग के सिर पर पैर रखा और अपने साथियों की ओर देखकर एक छोटी सी शरारती मुस्कान दी, जैसे मजाक में हाथ हिला रहा हो। शियोंग ने सोचा अब और देरी की जरूरत नहीं है और उसने आदेश दिया कि यिमिंग का काम तमाम कर दो। चोंग ने यिमिंग की लाश खींचकर बाहर फेंक दी। जंग ने पूछा कि क्या चोंग उसे अब भी याद करता है। चोंग ने एक पल उसे देखा, फिर उसका बैग पकड़ने का नाटक किया। जंग ने झुंझलाकर कहा, तू अब भी वही हरामी है, मरकर भी हाथ नहीं रोक सकता। साफ था कि चोंग जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। बाद में शियोंग ने अपना सिस्टम चेक किया। उसे म्यूटेंट कंपेनियन हासिल करने के लिए नया अचीवमेंट मिला था। 10 पॉइंट्स और जुड़ गए, जिससे उसका टोटल 40 हो गया। सिस्टम स्टोर में अब 3 चीजें थीं, लेवल 1 मेडिकल बॉक्स, लेवल 1 वेपन्स बॉक्स और लेवल 2 हाईटेक बॉक्स, जिसकी कीमत 50 पॉइंट्स थी। शाओयोंग ने नोटिस किया कि यह पहली बार था जब उसने लेवल 2 बॉक्स देखा था, लेकिन दाम देखकर बोला, थोड़ा महंगा है। उसने पहले बाकी दोनों बॉक्स खरीदे और लेवल 2 वाला बाद के लिए छोड़ दिया। खरीदने के बाद उसके पास 36 पॉइंट्स बचे। पहले बॉक्स में उसे मिला एक इंटरडिमेंशनल इन्फेक्शन ब्लॉकर, जो किसी इन्फेक्शन को रोक सकता था या शुरुआती स्टेज में खत्म कर सकता था, चाहे व्यक्ति पहले से कंटेमिनेटेड क्यों ना हो, लेकिन पूरी म्यूटेशन को रिवर्स नहीं कर सकता था। दूसरे बॉक्स में उसे मिली स्नाइपर राइफल और काफी गोला बारूद। उसने सोचा कि ये दोनों बॉक्स काफी काम के हैं, अब वो फ्यूचर में किसी को ज़ॉम्बी बनने से लिटरली रोक सकता है। फिर उसने अपना अगला मिशन देखा। अगर वो रांगशंग गार्डन के सर्वाइवर्स को रिक्रूट कर लेता तो 25 पॉइंट्स और मिलते। उसने तय किया कि लेवल 2 वाला बॉक्स बाद में खोलेगा और मिशन अगले दिन शुरू करेगा। उधर चोंग यिमिंग की लाश को बाहर फेंक रहा था। अगले सुबह शियोंग ने ग्रुप को टारगेट प्रैक्टिस सिखानी शुरू की, बोतलों और डिब्बों पर गोली चलाकर। कुछ देर बाद उसने शंग से कहा कि सबको इकट्ठा करो, क्योंकि रांगशंग गार्डन में और भी सर्वाइवर्स हैं जिन्हें आज बेस पर लाना है। इस मिशन पर चोंग को भी उसके साथ भेजा गया। रास्ते में उन्हें एक छोड़ी हुई बस मिली जो बीच सड़क पर अटकी थी। उन्हें अंदर के ज़ॉम्बीज को जबरन हटाना पड़ा। उसके बाद शियोंग ने चोंग को उसकी मुज़ल की चाबी दी और कहा, जब तक हम अकेले हैं इसे पहनने की जरूरत नहीं, लेकिन रांगशंग गार्डन पहुंचते ही फिर से लगा लेना, वरना लोग डर जाएंगे। इस बीच शू खंग अपनी टीम को तैयार कर रहा था। उसका मकसद साफ था, इस बार रेंग खंग गार्डन का मिशन हमेशा के लिए खत्म करना। बस मिल जाने के बाद शियोंग ने बिना किसी झिझक के रास्ते की हर ज़ॉम्बी को कुचलते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, बीच बीच में छोड़ी हुई गाड़ियों के बीच से निकलते हुए। ट्रैफिक नहीं था तो वो पूरे कॉन्फिडेंस से रास्ता साफ करता चला गया। वहीं बिल्डिंग 8 में सर्वाइवर्स का ग्रुप बचा हुआ खाना बांटने में लगा था। मुश्किलें बहुत थीं, मगर सब जिंदा थे। तभी एक लड़के ने, जो अपने पिता के साथ था, किसी गाड़ी की आवाज सुनी। ग्रुप के पुलिस अफसर ने पहले बाहर जाकर चेक करने का फैसला किया ताकि सबकी सुरक्षा बनी रहे। दूर से देखकर उसने महसूस किया कि आने वाला शियोंग नहीं, बल्कि शूसांग और उसकी गैंग थी, हथियारों से लैस, पूरी तरह लड़ाई को तैयार। अफसर ने तुरंत चेताया, ये वही बैंडिट्स हैं, बीक्वेशन माउंटेन वाले दुश्मन हैं। किसी ने कहा, इस बार हम भी तैयार हैं, बंदूकें हैं हमारे पास। मगर अफसर ने उन्हें याद दिलाया कि दुश्मन के पास जगह का एडवांटेज है। उसने खुद छत पर जाकर स्नाइपर पोजीशन ली और बाकी सबको कहा कि पहले से तय की गई प्लान पर चलो। उधर शूखंग और उसके लोग पीछे हटकर बेहतर फायरिंग एंगल लेने लगे। उन्होंने अपनी सबमशीन गन्स तैयार की और बिल्डिंग पर कोऑर्डिनेटेड हमला शुरू कर दिया। शूजांग ने लाउड स्पीकर उठाया ताकि धमकी दे सके, लेकिन उससे पहले ही उसकी टीम का एक आदमी हेडशॉट से मारा गया और दूसरा पैर में गोली लगने से गिर पड़ा। ये सब रूफटॉप पर बैठे ऑफिसर ने किया था, अपनी AK-47 से। दुश्मन हैरान थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि बिल्डिंग वालों के पास सिर्फ पिस्तौल है। शूसांग गुस्से में बोला, इनके पास ऑटोमेटिक राइफल कहां से आई? हालात बिगड़ते देखकर उसने रिट्रीट का आदेश दिया, लेकिन कहा, मेरे इशारे के बाद एक अधीर आदमी जल्दी भागने लगा और उसके सिर में गोली लगी। आखिर सिग्नल मिलने पर सब भागने लगे, लेकिन एक एक कर मारे गए। शोंग ने बचने के लिए अपने ही लोगों को चारा बना दिया, कार में घुस गया और एक घायल साथी को वहीं छोड़ दिया, जिसे ऑफिसर ने तुरंत ढेर कर दिया। उधर शियोंग के रास्ते में शूसोंग की कार से गुजरा, लेकिन उसने उन्हें जाने दिया। उसके पास और जरूरी मिशन था। जब वो बिल्डिंग 8 पहुंचा तो देखा कि AK-47 वाकई काम आई थी। जमीन पर पड़े लाशों को देखकर चोंग की भूख जागी। शाओयोंग ने कहा, खाओ, ये दुश्मन थे, वैसे भी ज़ॉम्बी बनने वाले थे। चोंग ने उनका मांस खाकर अपनी भूख और ताकत दोनों वापस पा ली। जैसे ही वे आगे बढ़े, शाओयोंग ने कहा, ऑफिसर होंगी ने अच्छा काम किया, बहुतों को ठिकाने लगाया। खिड़की से लोग पहचान गए कि वो शाओयोंग है और नीचे आकर उससे मिले। होंगले और उसका ग्रुप नीचे इकट्ठा हुआ। शाओयोंग ने पूछा, तुम लोगों ने ही उन बैंडिट्स को खत्म किया? होंगी ने गर्व से कहा, हाँ, तुम्हारे दिए हथियार से काम आसान हो गया। तभी एक अजीब आवाज आई। एक ज़ॉम्बी उनकी ओर आ रहा था। सब डर गए, हथियार तान दिए। वो चोंग था, लेकिन क्योंकि किसी ने उसे पहले नहीं देखा था, माहौल अचानक टेंस हो गया। शाओयोंग ने सबको शांत किया और बताया कि चोंग उसके साथ है। फिर भी होंगी को थोड़ा अजीब लगा कि वो एक ज़ॉम्बी को अपने साथी के रूप में रखता है। शाओयोंग ने समझाया कि चोंग कोई आम ज़ॉम्बी नहीं है और रास्ते में वो सब कुछ डिटेल में बताएगा। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और बस में बैठकर रवाना हुए। निकलने से पहले शाओयोंग ने चोंग से कहा कि जितना जल्दी हो सके खा लो। थोड़ी देर बाद चोंग ने अपनी मजल पहनी, जो एक मास्क की तरह काम करती थी ताकि बाकी यात्रियों को डर न लगे। एक बच्चे ने पूछा, क्या उसने खुद ये मास्क पहना है? शाओयोंग ने मुस्कुराते हुए चेतावनी दी,
ऐसे सवाल उससे सामने मत पूछना, वो जल्दी ऑफेंड हो जाता है और फिर कुछ भी कर सकता है। जब चोंग बस में चढ़ा तो उसकी भारी देह से पूरी गाड़ी हिल गई। होंगी ने हैरान होकर कहा, डैम, कितना हैवी है ये। खाना खत्म करने के बाद चोंग ने बस की चाबी शोयोंग को लौटाई और कुछ शब्द बड़बड़ाए। सबने नोट किया कि वो इंसानी मांस खाने के बाद इवॉल्व हो गया था। अब वो कुछ बेसिक शब्द बोल सकता था, जैसे कोई बच्चा बोलना सीख रहा हो। इसका मतलब था कि वो आगे और ताकतवर और समझदार बनने वाला है, भले ही वो पूरी तरह इंसान नहीं था। बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही, जबकि दूसरी तरफ शूसंग बुरी तरह हार चुका था। बेस पहुंचने पर उसे जोर से डांटा गया। उसने सफाई दी कि उसे पता नहीं था कि दुश्मनों के पास ऑटोमेटिक राइफल थी, लेकिन उसके बॉस ने बात नहीं मानी और ताना मारा, कैसे कुछ गरीब लोग ऐसी गन ले आए। शूजांग ने कहा कि अगर यकीन नहीं है तो कोई भेजकर खुद चेक कर लो। तभी काई ने उसे जोरदार किक मारी और कमरे से बाहर फेंकते हुए कहा, लूजर। एक और साथी ने कहा, काई तो बस उस औरत के पीछे पड़ा है जो शूसंग के पास रहती है। काई ने झट से इनकार किया, ऐसा कुछ नहीं है, और सार्कास्टिक टोन में खुद को डिफेंड करने लगा। बॉस ने सबको शांत किया और कहा कि सब्र करो, सही वक्त आने पर सबका हिसाब होगा। शूसंग ये सब सुन रहा था, अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था। कमरे में अकेला रहकर उसने गुस्से में सब चीजें तोड़ फोड़ डाली। उसका साथी किंगा उसे शांत करने आया, बोला, कंट्रोल रखो भाई, अभी वक्त नहीं है। लेकिन शूसंग ने कहा, अब कुछ पैक करने की जरूरत नहीं, हम आज रात निकल रहे हैं, ये जगह अब सेफ नहीं है। उसने आदेश दिया कि आधी रात को सारे बचे हुए लोग इकट्ठा हों, हम यहाँ से भागेंगे। दूसरी तरफ श्योयोंग की बस सर्वाइवर्स के साथ बेस पहुंच गई थी। उसने रंग गार्डन से सिर्फ 5 लोगों को रिक्रूट करने का मिशन लिया था, लेकिन 8 सर्वाइवर्स लेकर लौटा, जिससे उसे 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। अब उसके सिस्टम में कुल 66 पॉइंट्स थे। उसने चोंग से कहा, कल रात हम सिटी के साउथ वाले हिस्से में निकलेंगे। होंगी ने पूछा, वहां तो बहुत खतरनाक इलाका है, वहां जाने की क्या जरूरत है। शाओयंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, बुशान के लोगों से एक अधूरा हिसाब बाकी है। रात में शाओयंग ने अपने कमरे में बैठकर सिस्टम फिर से खोला। अब वो लेवल 2 वाला हाईटेक क्रेट खरीदने के लिए तैयार था। उसने 50 सिस्टम पॉइंट्स खर्च किए, अब उसके पास सिर्फ 16 बचे थे। उसने सोचा, उम्मीद है ये डील वर्थ होगी। क्रेट खोलने पर उसे मिला फिजिकल इन्हेंसमेंट सेरम प्लस 20, और ये देखकर वो खुद हैरान रह गया कि लेवल 2 बॉक्स में इतना कीमती आइटम निकला। उसने तुरंत सेरम खुद पर लगाया। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़कर 33 पॉइंट्स तक पहुंच गई, जो किसी आम इंसान की ताकत से 6 गुना ज्यादा थी। उसके रिफ्लेक्सेस इतने तेज हो गए कि उसने उड़ते हुए कीड़े को हवा में ही पकड़ लिया। अगले दिन उसने अपनी अगली एक्सपीडिशन के लिए तैयारी शुरू की। ये मिशन बाकी बचे अकाउंट्स क्लियर करने वाला था। उधर होंग हथियारों की प्रैक्टिस कर रहा था और उसने देखा कि शाओयंग निकल रहा है। उसने पूछा, कुछ मदद कर सकता हूँ? शाओयंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बस जगह संभाल कर रखना। होंगले एक बेहतरीन मार्क्समैन है, बाकी सर्वाइवर्स को ट्रेन करो। होंगी ने कहा, दैट्स माई थिंग। और फिर शाओयंग और चोंग अपनी बस लेकर मिशन पर निकल पड़े। दूसरी ओर बुशन बेस में शूसंग अपने ग्रुप के साथ रात के बीचों बीच भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, सामने चीफ डोंगशू, काईजे और क्विजिंग रास्ता रोककर खड़े थे। डोंगशू ने ठंडी आवाज में पूछा, कहाँ जा रहे हो शूसंग? शूसंग ने झूठ बोलते हुए कहा, रंगशंग गार्डन जा रहा हूँ, मिशन पूरा करने। डोंगशू ने हंसते हुए कहा, सच दिखाओ। उसके आदमियों ने तुरंत एक लाश फेंकी। शू एक्संग के एक मैसेंजर की,